हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक के 7 चैप्टर का। और ये इसका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते। इससे पहले हम जो 6 चैप्टर हैं वो कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम चर्चा करेंगे इस बुक के अंतिम चैप्टर का जिसका नाम है आधुनिकरण के रास्ते। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिकरण के रास्ते और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारा 7वां और अंतिम टॉपिक है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है आधुनिकरण। तो देखिए, यहाँ पर आधुनिकरण से तात्पर्य क्या मशीन, फैक्ट्री या टेक्नोलॉजी से है, या फिर इसका संबंध समाज, संस्कृति या राजनीति से है। तो इस टॉपिक में इसी के संबंध में पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कि अलग अलग देशों ने किस प्रकार से अलग अलग रास्ते अपनाकर आधुनिकता को अपनाया। और इसमें खासकर जो एशियाई देश है जापान और चीन, इनके अनुभव भी हम पढ़ेंगे कि इनके आधुनिकरण के रास्ते पर किस प्रकार से इनके अनुभव रहे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए इस वीडियो को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, फिर हम पढ़ेंगे कि जापान ने आधुनिकरण के कौन कौन से रास्ते अपनाए, फिर उसके बाद में चीन के बारे में पढ़ेंगे और सबसे अंत में कोरिया के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम बात करें 19वीं सदी की, बात करें पूर्वी एशिया की, तो 19वीं सदी का जो पूर्वी एशिया था, इसमें शुरुआत में एशिया पर चीन का दबदबा था। और चीन में एक राजवंश है छिंग, इसका शासन हुआ करता था। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो कि ये चीन है और इस पर छिंग राजवंश का शासन हुआ करता था। जबकि यदि आप जापान को देखेंगे तो ये एक छोटा सा और दुनिया से अलग थलग एक द्वीप है। लेकिन परिस्थितियाँ बदलती हैं और एक लंबी परंपरा के बावजूद चीन में तो आ जाती है अशांति। और कुछ ही दशकों में चीन औपनिवेशिक चुनौतियों का सामना करने में विफल रहा। यानी यहाँ पर यूरोपीय शक्तियाँ और जापान के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है और इसके ऊपर असमान संधियाँ थोपी जाती हैं, जिससे चीन में अशांति आ जाती है और ये जल्दी ही गृह युद्ध की चपेट में आ जाता है। दूसरी ओर है, यदि हम जापान की बात करें तो जो 19वीं सदी के प्रारंभ में अलग थलग पड़ा एक द्वीप था, वह अब आधुनिक राष्ट्र राज्य बन गया था। और जापान की यदि हम सफलता की बात करें तो देखिए, जापान की सफलता या आधुनिकरण की बात करें तो उसमें उसने पूंजीवाद के सिद्धांत को अपनाया। और वह भी एक ऐसी दुनिया में जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। देखिए, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि यूरोपीय जो देश हैं उनका प्रभुत्व रहा था और उन्हीं के द्वारा उपनिवेशों की स्थापना की गई थी। एकमात्र एशियाई देश था जापान जिसने उपनिवेशों की स्थापना की और साम्राज्यवाद की स्थापना की। और ये पश्चिम के रास्ते पर चलते हुए इसने 1895 में ताइवान पर अधिकार किया, उसको अपना उपनिवेश बनाया और 1910 में कोरिया को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसके अतिरिक्त अपनी संस्कृति के स्रोत रहे चीन को भी उसने 1894 में हराया। साथ ही यूरोपीय जो शक्ति है रूस, उसको भी उसने 1905 में पराजित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो जापान है वो धीरे धीरे शक्तिशाली देश बन गया था। और इसने अपने जो विस्तार का जो औचित्य बताया, इसने बताया कि दूसरे देशों में अपने विस्तार को उसने पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने, यानी जो यूरोप है उसके प्रभुत्व का विरोध करने, साथ ही एशिया को आज़ाद कराने की मांग पर उचित भी ठहराया। जिस प्रकार से उसने जो साम्राज्यवाद की स्थापना की, तो उसने बताया कि उसने ये जो साम्राज्यवाद अपनाया है वो इसलिए अपनाया है ताकि पश्चिमी प्रभुत्व अर्थात यूरोप का जो प्रभुत्व है उसको समाप्त कर सके और एशिया को आज़ाद करा सके। किससे? यूरोप से। लेकिन धीरे धीरे चीन ने संघर्ष किया और इसमें भी बदलाव आया। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए चीनियों ने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित किया और इसी का परिणाम है कि 1949 में चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी थी, उसने गृह युद्ध में जीत हासिल की और चीन पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका मुख्य मकसद था असमानताओं को हटाना और देश का पुनर्निर्माण करना। लेकिन इसकी जो ये विचारधारा थी, यही इसके विकास में बाधा आ रही डाल रही थी। इसलिए जो उस समय के जो नेता थे, खास करके 1970 के दशक के जो नेता थे, उन्होंने ये जो विचारधारा थी जो उनके विकास में बाधा डाल रही थी, इसमें कुछ उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार किए। अर्थव्यवस्था में जो मुख्य सुधार किए, उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया, मुक्त बाजार को अपनाया। लेकिन अभी भी चीन पे साम्यवादी दल का ही राजनीतिक नियंत्रण है, यानी कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसी का राजनीतिक नियंत्रण है। देखिए, जापान 1945 से पहले एक बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था और इसे अपनी शक्ति की घमंड की वजह से इसने सेकेंड वर्ल्ड वार में भाग लिया और अमेरिका जैसी ताकत के साथ जाकर ये भिड़ गया। और इसका परिणाम ये निकला कि अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए,
जिससे जापान की जो आर्थिक और जो राजनीतिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। 1945 में हुई जापान की हार के बावजूद अमेरिका के आधिपत्य के साथ में जापान में एक अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक के आते आते जापान दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया और ये एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा और इसकी वजह थी उसकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद। अब हम चर्चा करते हैं इतिहास लेखन की परंपरा। देखिए, चीन हो चाहे से जापान हो, दोनों में ही इतिहास लिखने की जो परंपरा है वो शुरू से विद्यमान रही है और ये इनकी एक लंबी परंपरा रही, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि इतिहास है वो शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का काम करता है और शासकों का आकलन अतीत के मानकों के आधार पर ही किया जा सकता है। और यही वजह थी कि वहाँ के जो शासक हैं उन्होंने अभिलेखों की देखरेख के लिए और राजवंशों के इतिहास लिखने के लिए अलग से सरकारी विभागों की भी क्या की स्थापना की। यहाँ के प्रमुख महान इतिहासकारों की बात करें तो चीन के जो प्रमुख महान इतिहासकार रहे हैं वो सीमा छिएन हैं। जापान की बात करें तो देखिए, जापान भी चीन की संस्कृति से प्रभावित होकर इसने भी इतिहास को महत्व दिया और मेजी सरकार के शासन में 1869 में अभिलेखों को इकट्ठा करने के लिए एक ब्यूरो की स्थापना भी की गई। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। देखिए, जापान और चीन दोनों में ही लिखित जो इतिहास है उसको अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखित जो स्रोत है उसकी उपलब्धता है, जैसे चाहे से वह सरकारी इतिहास हो, चाहे विद्वत्तापूर्ण लेखन हो, लोकप्रिय साहित्य हो या धार्मिक पर्चे हो। तो आपको जब भी आप जापान और चीन का इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको लिखित स्रोत काफ़ी मिल जाएंगे। इसके अलावा आधुनिक जो चीन है उनके प्रमुख बुद्धिजीवी हुए हैं लियांग छिचाओ। ये चीन के प्रमुख इतिहासकार भी हुए हैं। जापान की बात करें तो कुमे किनीताके, ये जापान के प्रमुख इतिहास के पथ प्रदर्शक हुए हैं और ये जापान और चीन के जो प्रमुख विद्वान हुए हैं उनके द्वारा इतिहास लेखन के लिए न केवल प्राचीन स्रोतों का प्रयोग किया गया बल्कि जो विदेशी स्रोत थे अर्थात जो विदेशी यात्री यहाँ पर आए थे उनके लेखों का भी प्रयोग किया गया, चाहे से वह मार्को पोलो हो, जेसुइट पादरी मेटियो रिक्की हो, चाहे से वह लुइस फ्रोयस हो। आधुनिक विद्वानों की बात करें तो जोसम निडहम है। इनके द्वारा चीन का जो विज्ञान है उसका इतिहास लिखने की जो महत्वपूर्ण पद्धति है उसकी शुरुआत की गई। जापान के इतिहासकार हैं जोर सेंसम, इनके द्वारा जापान का इतिहास और संस्कृति पर काफ़ी लेख लिखे गए। इसके अलावा एक प्रमुख जापानी विद्वान रहे हैं जिन्होंने चीन पर खूब काम किया है, नाइतो कोनन। देखिए, नाइते कोनन ने 1907 में क्योटो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन विभाग बनाया और उनका मानना था कि चीन में सुधार है ये स्थानीय समाज से शुरू हो सकता है। चीन के अंदर जो सिंह राजवंश है इसकी जो प्राचीन परंपरा रही है, अभिजात वर्ग का जो शासन रहा है, उसको समाप्त करके जो गणतंत्र की स्थापना की जा सकती है वो किसके द्वारा की जा सकती है? स्थानीय समाज के द्वारा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर भी जो नाइतो कोनन है उन्होंने चीन का जो राष्ट्रवाद है उसकी शक्ति का सही तरीके से आकलन नहीं किया था। यदि इनकी भौगोलिक परिचय को हम देखेंगे तो ये जो चीन है यहाँ पर आप मैप पे देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त ये द्वीपीय देश जापान है। और यदि हम बात करें 1941 का जापानी क्षेत्र, तो देखिए 1941 में जापान का चीन के मंचूरिया, इसके अतिरिक्त कोरिया और ताइवान पर भी अधिकार था। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये 1941 में जापान के अधिकार क्षेत्र में था। वर्तमान में जापान ये द्वीपीय देश है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चीन के भूगोल की चर्चा करते हैं। तो देखिए, चीन एक विशालकाय महाद्वीपीय देश है और इसकी तीन प्रमुख नदियां हैं। पीली नदी, यांगची नदी। यांगची जो नदी है ये दुनिया की तीसरी लंबी नदी है और एक और नदी है यहाँ पर पर्ल नदी। तो तीन प्रमुख नदियां हैं और चीन का जो अधिकांश हिस्सा है ये पहाड़ी भाग है। इसकी भाषा और जाति की बात करें तो देखिए, चीन में जो प्रमुख जातीय समूह है वह है हान है। हान यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जाति है चीन की। और यदि हम भाषा की बात करें तो यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो चीनी भाषा है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर उइगुर, हुई, मांचू और तिब्बती जैसी जो राष्ट्रीय भाषा है वो भी यहाँ पर बोली जाती हैं। इसके अलावा कैंटनीज और संघेनाइज जैसी क्षेत्रीय बोली भी यहाँ पर बोली जाती हैं। यहाँ के भोजन की बात करें तो क्षेत्रीय विविधता में मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार का जो भोजन है वो पाया जाता है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो कैंटेन प्रांत है वहाँ के भोजन जो कैंटिनो भोजन कहा जाता है उसमें सर्वाधिक फेमस है डिमसम। डिमसम का शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छूने वाला। देखिए, इस भोजन में क्या किया जाता है, गूथे हुए आटे में सब्जी को भरकर बनाया जाता है और ये यहाँ का काफ़ी फेमस भोजन है। और जो कैंटेन प्रांत है यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं ये विदेश में रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि विदेश में रहने वाले जो अधिकतर चीनी हैं वो इसी प्रांत से आते हैं। उत्तर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर गेहूं मुख्य आहार है। और यदि हम बात करें पूर्व की
तो देखिए पूर्व में गेहूं का भी प्रमुख उत्पादन किया जाता है, साथ में चावल। तो यहाँ पर चावल और गेहूं दोनों प्रमुख आहार हैं। और यदि हम बात करें सेंचुआ की बात करें, तो देखिए सेंचुआ में मसालेदार खाना खाया जाता है, तीखा और मसालेदार खाना होता है। और उसके पीछे का रीजन है कि बौद्ध जो भिक्षु थे उनके द्वारा यहाँ पर मसाला लाया गया था, और पुर्तगाली थे उनके द्वारा रेशम मार्ग से यहाँ पर तीखी मिर्च लाई गई थी। और इसी वजह से जो सेंचुआ है यहाँ का जो खाना है ये तीखा और मसालेदार होता है। अब हम चर्चा करते हैं जापान के भूगोल की चर्चा करते हैं। तो देखिए जापान एक द्वीप श्रृंखला वाला देश है जहाँ पर चार बड़े द्वीप हैं। एक तो होकाइडो हो गया, ये प्रमुख द्वीप है। दूसरा हो गया यहाँ पे हॉन्शू, प्रमुख द्वीप है यहाँ का। ये जो द्वीप है ये हॉन्शू है, ये होकाइडो है। तीसरा यहाँ पर जो प्रमुख द्वीप है वह है सिकोकू है। और एक है यहाँ पर क्यूशू। ये प्रमुख चार द्वीप है यहाँ पर। इसके अलावा दक्षिण में यदि हम बात करें तो यहाँ पर ओकिनावा द्वीपों की एक श्रृंखला भी है दक्षिण के अंदर, जो लगभग बहामास वाला का जो अक्षांश है वहां पर स्थित है। देखिए जापान का 50% से भी अधिक भाग यहाँ पर भी पहाड़ी है, चीन की तरह। और ये एक सक्रिय भूकंप वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की वास्तुकला है वो भी प्रभावित हुई, जिसके ऊपर आप इसका प्रभाव देख सकते हैं। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर लोग जापानी हैं। इसके अलावा यहाँ पर आइनू और कोरिया के लोग भी रहते हैं, क्योंकि कोरिया है ये जापान का उपनिवेश रहा था। तो श्रमिकों के तौर पर काफ़ी कोरियन लोगों को जापान में लाया गया था, जो आज भी यहीं जापान में रहते हैं। जापान में पशुपालन की परंपरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर चावल एक मुख्य फसल है और मछली है ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। देखिए जापान की एक कच्ची मछली है जिसको साशिमी या इसको कहा जाता है सुशी कहा जाता है। ये एक विश्व प्रसिद्ध मछली है और दुनिया भर में काफ़ी लोकप्रिय भी है, और इसे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए अब हम चर्चा करेंगे जापान के बारे में। जापान के बारे में जानेंगे इसकी राज्य व्यवस्था, मेजी साम्राज्य की किस प्रकार से पुनः स्थापना हुई उसके बारे में जानेंगे, इसकी अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण कैसे हुआ उसके संबंध में चर्चा करेंगे, औद्योगिक मजदूरों के बारे में जानेंगे, साथ ही इसमें महिलाओं का क्या योगदान रहा उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जापान के आक्रामक राष्ट्रवाद के बारे में हम जानेंगे, किस प्रकार से जापान ने अपने आप का पश्चिमीकरण किया उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। जापान की रोजमर्रा की जिंदगी के संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। इसने किस प्रकार से आधुनिकता पर विजय प्राप्त की उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। और 1945 में ये अमेरिका के हाथों हार गया था, और उस हार के पश्चात किस प्रकार से पुनः ये वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी वापसी करता है उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जापान की राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए जापान की यदि हम राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करें तो जापान में जो सबसे उच्च पद होता था वह सम्राट का होता था। सम्राट के नीचे होता था एक पद हुआ करता था शोगुन का। ये शोगुन का पद ऐसा ही हुआ करता था जैसे मान लो प्रधानमंत्री या सैन्याध्यक्ष हो, इस प्रकार का पद हुआ करता था। सम्राट है उस समय क्योटो में रहता था, जापान का एक प्रमुख नगर हुआ करता था क्योटो, वहां पे रहा करता था। शोगुन है ये एदो में रहा करते थे, जिसे वर्तमान में टोक्यो या तोक्यो कहा जाता है, वहां पर रहते थे। देखिए 12वीं सदी से पहले तो जापान पर सम्राट का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी के बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति आई कि जापान की समस्त शक्तियां शोगुन के हाथ में आ गई, और उस समय शोगुन जो पद होता था उस पर तोकुगावा परिवार का अधिकार हुआ करता था। अब 12वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ कि सम्राट तो मात्र सैद्धांतिक रह गया और वास्तविक शक्तियां किसके पास में आ गई, शोगुनों के पास में आ गई। और 1603 से 1867 तक इस शोगुन के पद पर तोकुगावा परिवार है उसी का शासन होता है। जापान उस समय 250 भागों में विभाजित था, और प्रत्येक भाग पर शासन करने वाला जो अधिकारी होता था उसे दैम्यो कहते थे। इन दैम्यों की अपनी राजधानियां भी हुआ करती थी, प्रत्येक भाग की अपनी राजधानियां भी हुआ करती थी। लेकिन जो शोगुन है ये इन दैम्यों पर नियंत्रण करने के लिए इन्हें बाध्य करते थे कि ये एदो में रहे। एदो जो उस समय जापान की राजधानी हुआ करती थी, और वर्तमान में भी ये जापान की राजधानी है जिसका नाम है टोक्यो। बाद में इसका नाम बदलकर टोक्यो या आपको एनसीईआरटी की बुक में टोक्यो लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात है, वो कर दिया जाता है। और इसके पीछे शोगुन का उद्देश्य था ताकि वो दैम्यों पर क्या कर सके, नियंत्रण कर सके। दैम्यों के नीचे एक और पद हुआ करता था जिन्हें सामुराई कहते थे। सामुराई योद्धा हुआ करते थे, और इनका मुख्य कार्य था शोगुन और दैम्यों की क्या करना, सेवा करना। इसको एक बार हम फिर समझ लेते हैं। देखिए जापान में सबसे उच्च पद हुआ करता था सम्राट का। सम्राट के नीचे हुआ करते थे शोगुन हुआ करते थे। 12वीं सदी से पहले समस्त शक्तियां किसके पास में थी, सम्राट के पास में थी। लेकिन 12वीं सदी के बाद में शक्तियां किसके पास में आ गई, शोगुन के पास में आ गई, और ये शक्तियां रहती हैं इसके पास में 1867 तक। जापान होता था उसको 250 भागों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक भाग का जो अधिकारी होता था उसे दैम्यो कहते थे।
और दैम्यो के नीचे हुआ करते थे सामुराई। सामुराई एक योद्धा प्रजाति हुआ करती थी और इसका मुख्य कार्य था शोगुन और दैम्यो की क्या करना, सेवा करना और उनकी रक्षा करना। लेकिन 16वीं सदी में 3 बड़े बदलाव किए गए। पहला जो परिवर्तन किया गया वो था किसानों के हाथों से हथियार ले लिए गए। अब जो तलवार होगी वो केवल सामुराई के पास होगी। सामुराई जो योद्धा वर्ग हुआ करता था जापान, उसके पास होगी। और इसके पीछे का जो कारण था, क्योंकि अक्सर जापान में लड़ाई झगड़े होते रहते थे किसानों के मध्य में, और ये हथियार किसानों से लेने के बाद में लड़ाई झगड़े कम होने लगे। दूसरा, दैम्यों को अपनी राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए। दैम्यों को कुछ स्वायत्ताएं दी गई और उनको कहा गया कि अब आप अपनी राजधानी में रह सकते हो। जबकि इससे पहले वो सब कहाँ पर रहते थे, एदो में रहते थे, शोगुन के नियंत्रण में। और इसका परिणाम क्या निकला, अब जब ये दैम्यो अपनी राजधानी में रहने लगे तो इन्होंने अपनी अपनी जो राजधानी थी उन सब का विकास करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। साथ ही तीसरा प्रमुख कार्य किया गया जमीन का सर्वेक्षण और उत्पादकता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य था एक स्थायी राजस्व की व्यवस्था करना। देखिए, इन परिवर्तनों से क्या हुआ, धीरे धीरे जापान में शहरीकरण को बढ़ावा मिला, साथ ही व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। और इसका परिणाम ये निकला कि एदो, जिसे वर्तमान में टोक्यो कहा जाता है, ये 17वीं शताब्दी के मध्य में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। और इसी प्रकार से ओसाका और क्योटो जैसे बड़े बड़े शहर उभरे। और जापान में ऐसे शहरों की संख्या 6 थी जिनकी जनसंख्या 50,000 या उससे अधिक थी। जबकि यूरोप में बात करें तो इस प्रकार के शहरों की संख्या पूरे यूरोप में एक थी। और इन शहरों में जीवंत संस्कृति का विकास हुआ। और ये जो व्यापारी वर्ग हुआ करता था, इन्होंने कला और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। अब हम चर्चा करते हैं साक्षरता और मनोरंजन की चर्चा करते हैं। और ये लोग छपाई के लिए लकड़ी के ब्लॉकों का प्रयोग करते थे। यूरोप में जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका प्रयोग न करके ये लोग लकड़ी के ब्लॉकों की जो छपाई होती थी उसको ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ पर लोगों के द्वारा साहित्य इतना पसंद किया जाता था कि साहित्य लिखने वाला लेखक है केवल अपनी लेखिका के दम पर अपना जीवन यापन कर सकता था। लोगों को पढ़ने लिखने का शौक था। और एदो जो वर्तमान क्योटो है, इसमें किताब किराए पर मिलती थी। और किताब की जो कीमत होती थी किराए की, वो इतनी होती थी जितना कि नूडल की कटोरी की कीमत होती है। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों में पढ़ना लिखना कितना लोकप्रिय था। और जापान के विकास का, अर्थव्यवस्था के विकास का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान में भारत और चीन से काफ़ी विलासिता की वस्तुएं आयात की जाती थी। खास करके चीन से रेशम का आयात किया जाता था और भारत से कपड़ों का आयात किया जाता था। और इन सब का भुगतान होता था सोने चांदी में। इससे बहुत सारी जो कीमती धातु थी वो जापान से बाहर जा रही थी। और इसी को रोकने के लिए तोकुगावा जो परिवार था, तोकुगावा जो परिवार था, ये जो शोगुन के पद पर था, इसने कीमती धातुओं के निर्यात पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। अब देखिए, जापान में रेशम की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो रेशम की पूर्ति के लिए इन्होंने क्या किया, क्योटो में एक बस्ती है निशिजन की, यहाँ पर रेशम उद्योग का विकास किया गया। और 1713 तक केवल देसी धागों के इस्तेमाल के आदेश दिए गए थे। और धीरे धीरे इस बस्ती में रेशम का उत्पादन किया जाने लगा। और यहाँ पर रेशम इतने शानदार बनने लगा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन रेशम माना गया। देखिए, निशिजन की यदि हम चर्चा करें तो निशिजन है, ये क्योटो की एक बस्ती है जिसमें 16वीं शताब्दी में केवल 31 बुनकरों के परिवार थे। लेकिन जब यहाँ पर रेशम का उत्पादन किया जाने लगा तो 17वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर जो इस समुदाय की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी हो गई, 70,000 हो गई। निशिजन में विशेष प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। और इस काम से एक ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का उदय हुआ जिसने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को भी क्या दी, चुनौती दी। 1859 में विदेशी व्यापार शुरू हुआ तो रेशम का निर्यात जापानी अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का मुख्य स्रोत बन गया। धीरे धीरे देखते हैं कि यहाँ पर बौद्धिक बदलाव होने लगे। और यहाँ पर एक गेंजी की कथा बहुत ही फेमस थी। देखिए, प्राचीन जो जापानी साहित्य है उसके अध्ययन से लोगों ने चीनी प्रभाव पर भी सवाल उठाए। और यहाँ पर एक गेंजी की कथा है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई है। और इसकी जो लेखिका थी वो थी मुरासाकी सिकिबू। इनके द्वारा ये लिखी गई थी। और इसमें अभिजात जो वर्ग है उसके वातावरण का चित्रण किया गया है। और ये जापानी साहित्य की प्रमुख कृति थी। इस कथा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जापान की एक प्रसिद्ध लेखिका हुआ करती थी मुरासाकी, उसके द्वारा ये लिखी गई है। और ये हेयियान काल में लिखी गई थी। हेयियान काल का जो राजदरबार है ये उसके ऊपर आधारित है। और यह उपन्यास जापानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। देखिए, मुरासाकी की तरह वहाँ पर अनेक लेखिकाएं हुई थी जिन्होंने जापानी लिपि में लिखा था। दो जापान में दो प्रकार की लिपि प्रचलित थी, एक चीनी लिपि और एक जापान की खुद की लिपि, जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे।
जो लेखिकाएं होती थी वो अधिकतर जापानी लिपि का प्रयोग करती थी, जबकि जो पुरुष होते थे वो जापानी भाषा लिखने के लिए चीनी लिपि का प्रयोग करते थे। खास करके पढ़ाई और सरकारी कामों में चीनी लिपि का ही प्रयोग किया जाता था। और यदि हम इस गेंजी की कथा की बात करें तो इसमें कुमार गेंजी के जीवन, प्रेम और भावनाओं का वर्णन किया गया है। और इसमें हेय्यान काल के जो राजदरबार है उसका सुंदर और जीवंत चित्र भी मिलता है आपको। ये कहानी दिखाती है कि उस समय महिलाओं को अपने जीवन और विवाह के बारे में स्वयं निर्णय लेने की क्या थी, आज़ादी थी। अब हम चर्चा करते हैं मेजी पुनर्स्थापना। देखिए, हमने चर्चा की थी कि 12वीं सदी के बाद में जो जापान की जो समस्त शक्तियां हैं ये शोगुन के हाथ में आ गई थी, और जो सम्राट है वो नाम मात्र का या सैद्धांतिक प्रतिनिधि बनकर रह गया था। लेकिन 1867-68 में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, शोगुन का जो पद है वो कमजोर हो जाता है और वापस से सम्राट को स्थापित कर दिया जाता है। और सम्राट के पद पर उस समय मेजी परिवार का शासन हुआ करता था। देखो, इसके पीछे का रीजन क्या था। एक तो लोग थे वो तोकुगावा जो परिवार थे उससे असंतुष्ट थे, और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग कर रहे थे, साथ ही कूटनीतिक संबंधों की मांग कर रहे थे। और इसी वजह से 1867-68 में एक आंदोलन हुआ और शोगुन का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाता है, और वापस से समस्त शक्तियां किसके हाथ में आ जाती हैं, सम्राट के हाथ में आ जाती है। और सम्राट को जापान की राजधानी एदो में लाया जाता है। देखिए, पहले जो सम्राट था वो क्योतो में रहता था। इस आंदोलन के पश्चात उसको एदो में लाया जाता है, और इस एदो का नाम बदल कर किया जाता है टोक्यो। टोक्यो का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व की राजधानी। अब हम चर्चा करते हैं कोमोडोर पेरी के आगमन की। कोमोडोर पेरी है ये एक अमेरिकी जहाज हुआ करता था, और ये 1853 में जापान में आया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था जापान के साथ व्यापारिक समझौता स्थापित करना। और इस जहाज का जापान की राजनीति में बहुत अधिक प्रभाव रहा। कैसे रहा? देखिए, इससे पहले क्या थी कि जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। पूर्णतः बंद तो नहीं थी, क्योंकि जापान का जो व्यापारिक संबंध हुआ करते थे मुख्यतः चीन के साथ हुआ करते थे, और यदि हम पश्चिमी देश की बात करें तो मुख्यतः हॉलैंड के साथ थे। देखिए, बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसका बाहरी आयात निर्यात न के बराबर हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इसके बाद में जो जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था बनी। किसके बाद में? कोमोडोर पेरी के आने के बाद में। अब हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका है ये जापान से अपने व्यापारिक समझौते क्यों करना चाहता था। एक तो पहला रीजन था कि जापान चीन के रास्ते में था, तो चीन पर नियंत्रण करने के लिए उसे जापान की सहायता की जरूरत थी। दूसरा प्रमुख रीजन है कि प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों को ईंधन के लिए जगह चाहिए थी। इस वजह से भी वो जापान से अपने व्यापारिक संबंध बनाना चाहता था। और इस कोमोडोर पेरी का जापान की राजनीति में इतना गहरा प्रभाव इसलिए है कि इसी की वजह से जो सम्राट है उसके पद को महत्व दिया जाने लगा, क्योंकि सम्राट की वजह से ये समझौता हुआ था। और शोगुन का जो पद है उसको समाप्त किया जाता है, और वापस से समस्त शक्तियां किसके पास में आ जाती हैं, सम्राट के पास में आ जाती है। यहाँ पर जो कोमोडोर पेरी है उसका एक चित्र दिया हुआ है, और ये चित्र जापानी जो लकड़ी के ब्लॉक हैं उसकी छपाई से बनाया गया है। और इस चित्र को आप देखेंगे कि इस जहाज को ब्लैक कलर का दिखाया गया है, काला जहाज दिखाया गया है। और इसके पीछे वजह यह है कि जहाज लकड़ी से बना था, और लकड़ी के जोड़ों को जोड़ने के लिए चारकोल का प्रयोग किया जाता था, जिससे जहाज है वो काला अर्थात ब्लैक दिखाई देता था। अब यहाँ पर जहाज का ये जो चित्र है ये काल्पनिक चित्र है, जैसा कोमोडोर पेरी था वैसा चित्र नहीं है। जापानियों ने इस जहाज को बहुत ही भयानक दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जहाज की जो आंखें हैं उनको बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं, बड़े बड़े दांत दिखाए गए हैं। तो इससे पता चलता है कि जापानी लोग हैं ये बाहरी लोगों के बारे में क्या सोचते थे। एक तो इसका रीजन ये था कि जापान ने कभी इससे पहले जहाज नहीं देखा था जो भाप से चलता हो। इसको वो भय की दृष्टि से भी देख रहे थे, और इसी वजह से इसके बड़े बड़े दांत दिखाए गए हैं, जो कि काला धुआं उगल रहा है, इस प्रकार से इस जहाज को दिखाया गया है। और इस जहाज का जापान की राजनीति में बहुत ज़्यादा महत्व रहा ही है, क्योंकि इसके आने के बाद में ही जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो बंद अर्थव्यवस्था से कैसी अर्थव्यवस्था हुई, खुली अर्थव्यवस्था हुई। देखिए, क्या होता है कि जापान ने देखा कि धीरे धीरे यूरोपीय जो देश हैं उन्होंने चीन को पराजित किया, साथ ही भारत जैसे देशों को गुलाम बना लिया गया। ये खबरें धीरे धीरे जापान तक पहुंच रही थी। इस वजह से जापानी लोग थे वो इन बाहरी लोगों से, यूरोपीय लोगों से चिंतित भी थे, और वो इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि कहीं जापान को भी गुलाम न बना लिया जाए। और इसके लिए जापान गुलाम न बने, वहां की सरकार ने एक नई नीति घोषित की जिसे फुकोकू क्योहो के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है समृद्ध देश, मजबूत सेना। अर्थात जापान को यदि गुलामी से बचाना है तो जापान का आर्थिक विकास करना होगा, साथ ही एक मजबूत सेना का निर्माण करना होगा। इसके लिए जनता के अंदर राष्ट्र की भावना है वो पैदा करनी होगी, और
इनको नागरिक की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जापान की एक नई नीति आई जिसे फुकोकू क्योहे के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समृद्ध देश मजबूत सेना, जिसमें जापान के आर्थिक विकास और सैन्यकरण पर बढ़ावा दिया गया और इसी के तहत सम्राट व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया। देखिए, प्राचीन जो साहित्य है जापान के, उसमें माना गया है कि जापान के जो 4 द्वीप हैं, इनका निर्माण भगवान के द्वारा किया गया है और जो सम्राट है, ये सूर्य देवी का वंशज है। जापान में सूर्य को देवता न मानकर देवी माना गया है और सम्राट को इसका सीधा वंशज बताया गया है। इस प्रकार से सम्राट को एक और तो सूर्य देवी का वंशज माना गया, दूसरी ओर उसे पश्चिमीकरण का नेता भी माना गया, क्योंकि सम्राट के आने से ही जापान में पश्चिमीकरण को बढ़ावा मिला और पश्चिम की तरह शिक्षा, व्यापार और उद्योग को महत्व दिया गया। अब सम्राट का जो जन्मदिन है, ये राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में मनाया जाने लगा। साथ ही जापानी लोगों को यूरोपीय देशों में भेजा गया ताकि वहाँ की जो राजतांत्रिक व्यवस्था है उसको समझ सके और उसको जापान पे लागू कर सके। अब ये जो सम्राट था, इसी की वजह से जापान में नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नई नई मशीनों का यूरोप से आगमन हुआ और इसने अपने आप को पश्चिमीकरण का नेता दिखाने के लिए पश्चिमी देश अर्थात यूरोपीय देशों के जो सैन्य कमांडर होते थे, उन्हीं की तरह कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। किसने? सम्राट ने। इसके अलावा एक नई शिक्षा व्यवस्था का भी आगमन हुआ 1870 के दशक में, जिसमें लड़का हो चाहे लड़की, सभी को स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया और 1910 तक आते आते एक भी लड़का या लड़की ऐसा नहीं था जो स्कूल जाने से वंचित रहा हो। तो इस प्रकार से जापान में शिक्षा का विकास हुआ और पाठ्य जो पुस्तक होती थी उनमें नैतिक संस्कृति को पढ़ाया जाता था, जैसे सम्राट है और राष्ट्र के प्रति कैसे वफादार रहे, अपने से बड़ों का आदर करें, माता पिता का आदर करें। तो ये नैतिक शिक्षा भी उनको दी जाती थी। अब हम चर्चा करते हैं जापानी भाषा और लिपि की। देखिए, जापानी जो भाषा होती थी उसको लिखने के लिए 3 लिपियों का प्रयोग किया जाता था। एक कांजी, हिरागाना और काताकाना। कांजी ये लिपि थी, ये चीन से ली गई थी, जबकि ये हिरागाना और काताकाना ये 2 लिपियां थी, ये जापान में ही इनका विकास हुआ था। ये ध्वन्यात्मक वर्णमालाएं हुआ करती थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेड कलर में है ये तो कांजी लिपि है जो चीन से ली गई है। ब्लू कलर में है, ये है काताकाना जो जापान में विकसित हुई और ग्रीन कलर में है, ये है हीरागाना। ये भी कहाँ पर विकसित हुई थी? जापान में विकसित हुई थी। थोड़ा इनको डिटेल में जानेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कांजी की चर्चा करते हैं। तो देखिए, कांजी जो ये लिपि थी, ये एक चित्रात्मक लिपि थी और इस लिपि को चीन से 6ठी शताब्दी में जापान आई थी। जापान में इस लिपि का आगमन कब हुआ? 6ठी शताब्दी में। कहाँ से आई थी ये? चीन से आई थी। और इस लिपि में प्रत्येक चिन्ह का अपना अर्थ होता है। जैसे इस चिन्ह का अर्थ हो गया पहाड़, इस चिन्ह का अर्थ होगा पानी। तो शब्दों के जो मुख्य अर्थ हैं वो अक्सर कांजी जो लिपि होती थी चीन की, उसी में लिखे जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं हीरागाना जो लिपि थी जिसका विकास जापान में हुआ था। ये ध्वन्यात्मक लिपि हुआ करती थी और इसमें अक्षरों को सरल और गोल आकार में लिखा जाता था। और जापान में जो पुराने समय में स्त्री लेखक हुआ करते थे, जैसे मुरासाकी है जिसने गेंजी की कथा लिखी थी, इसी लिपि का प्रयोग करते थे। जबकि जो पुरुष वर्ग है वो कांजी लिपि का प्रयोग करता था, चीनी जो लिपि थी उसका प्रयोग करता था। और इस लिपि का जो मुख्यतः प्रयोग किया जाता था, हीरागाना लिपि का, ये व्याकरण में किया जाता था। तीसरी जो लिपि थी काताकाना, इसका विकास भी जापान में हुआ था, लेकिन इसमें सीधे और नुकीले आकार के जो अक्षर हुआ करते थे और इस लिपि का प्रयोग विदेशी जो शब्द थे या नाम थे, इसके अलावा जो वैज्ञानिक शब्द हुआ करते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था। सिंपल भाषा में बात करें तो अर्थ बताने के लिए कांजी लिपि का प्रयोग, व्याकरण के लिए हिरागाना लिपि का प्रयोग और विदेशी शब्दों के लिए काताकाना लिपि का प्रयोग किया जाता था। ऐसे 3 लिपियों की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि जापानी भाषा है ये चीनी भाषा से अलग है, इसीलिए कांजी भाषा में केवल जापानी शब्दों को लिख पाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए जापान ने 2 ध्वन्यात्मक लिपियों का भी विकास किया, हिरागाना और काताकाना। अब हम चर्चा करते हैं प्रशासनिक सुधार की चर्चा करते हैं और किस प्रकार से सेना को मजबूत बनाया गया उसकी भी हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रशासनिक सुधारों के तहत राष्ट्रीय एकीकरण के लिए नया ढांचा बनाया गया जिसका प्रयोग राजस्व वसूल करने और सेना में भर्ती करने के लिए किया गया और यह अनिवार्य कर दिया गया है कि 20 साल से अधिक उम्र का कोई भी युवा होगा उसे सैन्य सेवा देनी होगी और सेना है ये सीधे सम्राट के अधीन रखा जाएगा। देखिए, एक तो सेना और दूसरा जो नौकरशाही है ये सम्राट के अधीन होगी, न कि जापान के संविधान के अधीन। सख्त नियंत्रण रखा गया, खास करके राजनीतिक गुटों और उनकी बैठकों पर रोक लगाने के लिए कड़ी सेंसर व्यवस्था की गई। जापान ने अपने विस्तार की नीति अपनाई। इसके लिए आक्रामक विदेश नीति के तहत उसने चीन और रूस से युद्ध किया और उसमें विजय प्राप्त की।
देखिए, जापान ने चीन को हराया था 1894 में और रूस को पराजित किया था 1905 में। इसके अलावा इसने औपनिवेशिक साम्राज्य खड़ा किया। 1895 में इसने ताइवान पर अपना अधिकार किया और वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित किए। और 1910 में इसने कोरिया को अपना उपनिवेश बनाया। इस प्रकार से जापान में देश के भीतर ही लोकतंत्र की मांग है उसको कुचल दिया गया और उपनिवेशों के साथ टकराव का रास्ता चुना गया। अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण हुआ। अर्थव्यवस्था का आधुनिकरण, देखो इसके लिए क्या किया गया है, कृषि पर एक तो टैक्स लगा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था धन इकट्ठा करना। 1870-72 में टोक्यो और योकोहामा जो बंदरगाह थी, वहां पर जापान की पहली रेल लाइन बिछाई गई। कपड़े उद्योग के लिए मशीनें यूरोप से मंगाई गई और इनके प्रशिक्षण के लिए, यानी इनको चलाने के लिए जो मजदूर होते हैं, मजदूरों के प्रशिक्षण के लिए यूरोप से प्रशिक्षककर्ता बुलाए गए। यूरोप से लोग बुलाए गए जो यहाँ के जो जापान के मजदूर हैं उनको प्रशिक्षित कर सके। इसके अलावा जापानी लोगों को भी यूरोप भेजा गया कि वो वहाँ पर इन मशीनों, इन टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, साथ ही वहाँ के दर्शन और विज्ञान के बारे में जाने। इसके अलावा 1872 में आधुनिक जो बैंकिंग व्यवस्था है, इस प्रकार की संस्थाओं का भी जापान में आरंभ हो चुका था। अब हम चर्चा करते हैं जायबात्सु, कि जायबात्सु क्या होती है। ये जो बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्थाएं होती हैं जिन पे विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण होता था, उन्हें जापान में जायबात्सु कहा जाता था। और इस प्रकार की दो प्रमुख कंपनियां थी, मित्सुबिशी और सुमितोमो। इन कंपनियों को जहाज निर्माता कंपनी बनाने के लिए जापान ने इनको सब्सिडी दी, टैक्स में फ़ायदा पहुंचाया, जिससे ये विश्व स्तर की जहाज निर्माता कंपनी बनने में सक्षम हुई। अब जो जापान का व्यापार है वो जापान के जहाज़ों से संभव हो सका। और ये जो कंपनियां थी, इनका अर्थव्यवस्था पे जो दबदबा है, ये दूसरे विश्व के बाद तक बना रहा। अब इस औद्योगिकरण से क्या हुआ कि जापान में जनसंख्या की वृद्धि हुई, साथ ही शहरीकरण को बढ़ावा दिया गया। 1872 में जापान की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ थी, जो 1920 में जाके 5.5 करोड़ हो गई। जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए सरकार ने होकाइडो, होकाइडो ये एक उत्तरी टापू है और यहाँ पर काफ़ी हद तक जो वहाँ के जो मूल निवासी है आइनू, यानी देसी लोग वो रहा करते थे, तो उनको वहाँ से हटाया गया। इसके अलावा हवाई और ब्राज़ील में भी प्रवास को बढ़ाया गया। जापान का शहरीकरण भी बढ़ा। 1925 में जहाँ 21% जनसंख्या शहरों में रहती थी, और 1935 में ये जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई, 32% हो गई शहर में रहने वाले लोगों की। अब हम चर्चा करते हैं औद्योगिक मजदूरों की चर्चा करते हैं। देखिए, जापान में जो औद्योगिक मजदूर हुआ करते थे, इनमें शुरुआत में मुख्यतः महिलाएं हुआ करती थी। महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी, जबकि पुरुषों की संख्या कम हुआ करती थी। और इनकी संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। 1870 में जहां मजदूरों की संख्या 7 लाख थी, 1913 में 40 लाख हो गई थी। महिलाओं की विशेष भूमिका होती थी। ज़्यादातर जो कामगार हुआ करती थी ये महिलाएं होती थी। और जो आधुनिक हड़ताल है, इसका नेतृत्व भी जापान में 1886 में महिलाओं के द्वारा ही किया गया था। लेकिन 1900 के बाद में कुछ बदलाव हुए, धीरे धीरे पुरुषों की संख्या बढ़ने लगी। और 1930 के दशक के आते आते महिलाओं की संख्या से ज़्यादा किसकी संख्या हो गई, मजदूरों के रूप में पुरुषों की संख्या हो गई। देखिए, जापान में जो अधिकतर कारखाने थे उनमें जो संख्या हुआ करती थी 5 या उससे भी कम हुआ करती थी मजदूरों की संख्या। लेकिन धीरे धीरे ऐसे कारखानों या ऐसे उद्योगों का निर्माण होने लगा जिनमें मजदूरों की संख्या 100 से भी अधिक हो। 1909 में इस प्रकार के कारखानों की संख्या 1000 थी, लेकिन 1930 के दशक में ऐसे कारखानों की संख्या जिसमें 100 से अधिक मजदूर काम करते हों, 4000 हो गई। जापान का जो तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा था, इसकी वजह से पर्यावरण का विनाश हुआ और जापान में इसका विरोध भी शुरू हो गया। इसका विरोध करने वाले थे तनाका सोजो। तनाका सोजो ये जापान की संसद के निम्न सदन होता है उसके पहले सदस्यों में से थे। और इन्होंने इस औद्योगिक प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। इस आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, आशियो की जो खान है वहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलकर जापान की वातेरासी जो नदी है वहां पर मिल रहा था, जिससे लगभग 100 वर्ग मील का जो कृषि भूमि है वो बर्बाद हो गई थी। और इसका फिर विरोध हुआ और इसमें लगभग 1000 परिवार थे इससे प्रभावित थे। बाद में इस आंदोलन के दबाव में आकर कंपनियों ने प्रदूषण पर नियंत्रण अपनाए और इसका परिणाम ये निकला कि 1904 तक आते आते इस क्षेत्र में फसल उत्पादन फिर से सामान्य हो सका। अब हम चर्चा करते हैं जापान के आक्रामक राष्ट्रवाद की चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में आप अपने देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और सम्मान की भावना रखते हैं। लेकिन यदि हम बात करें आक्रामक राष्ट्रवाद की बात करें, तो इसमें आप अपने देश को तो महान मानते हैं, बाकी अन्य देशों को हीन या घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसमें मुख्यतः आप अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं
उपनिवेशों की स्थापना करते हैं, दूसरे देशों पर आक्रमण करते हैं। और ऐसा ही कुछ किया जापान ने। जापान ने चीन पर आक्रमण किया, रूस पर आक्रमण किया, इसके अलावा ताइवान और कोरिया को अपना उपनिवेश बनाया। इसके लिए इसने क्या किया कि मेजी जो संविधान था, इसने सीमित मताधिकार का प्रयोग किया और सम्राट को सैन्य बलों का कमांडर बना दिया गया। जापान ने अपने उपनिवेश बढ़ाने की नीति अपनाई ताकि पश्चिमी शक्तियों पर निर्भरता न रहे। इसका मुख्य रीजन ये था। ये कुछ पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नवयुवकों को प्रेरित किया जा रहा है राष्ट्र के प्रति। ये कुछ छात्र सैनिक हैं जिनकी परेड दिखाई हुई है। अब हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जापान का पश्चिमीकरण हुआ, या फिर हम कह सकते हैं कि जापान के ऊपर पश्चिमीकरण का क्या प्रभाव था। तो इसको लेकर लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ लोग जापान के पश्चिमीकरण के पक्ष में थे, अधिकतर लोग पक्ष में ही थे। और कुछ लोग ये मानते थे कि ये जो गैर लोग हैं, इनकी संस्कृतियों को न अपनाया जाए। पश्चिम का प्रभाव कुछ इस कदर था कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, ये अमेरिका और जो पश्चिमी यूरोप है, इनकी सभ्यता को ऊंचा मानते थे और ये चाहते थे कि जापान भी एक दिन वहां तक पहुंचे। ऐसे ही विचारक थे फुकुजावा युकिची। इनका मानना था कि जापान के अंदर से जो एशिया है उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए, अर्थात एशिया के जो लक्षण है वो छोड़ देने चाहिए और जापान को भी पश्चिम का हिस्सा बन जाना चाहिए। ये फुकुजावा युकिची कौन थे, इसके बारे में हम जानते हैं। इनका जन्म एक गरीब सामुराई परिवार में हुआ था। इन्होंने डच और पश्चिम विज्ञान, बाद में इन्होंने अंग्रेजी में भी पढ़ाई की और 1860 में अमेरिका गए। वहाँ पर इन्होंने पश्चिम में एक किताब लिखी और इनकी किताब है, ये एक बोलचाल की शैली में थी, इसकी वजह से काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। इसके अलावा इन्होंने केओ विश्वविद्यालय की स्थापना की और ये मेरुकुशा एक संस्था थी, उसके सदस्य थे। इस संस्था का मुख्य कार्य होता था पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना। और इन्होंने अपनी पुस्तक ज्ञान के प्रोत्साहन में जापान की आलोचना भी की। ये बताया कि जापान के पास में प्राकृतिक दृश्यों के अलावा गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। उनका मानना था कि सभ्यता की जो आत्मा है, ये आधुनिक कारखानों के साथ साथ पश्चिम के सांस्कृतिक सार तत्व को भी बढ़ावा दिया जाए, जिसे वे सभ्यता की आत्मा मानते थे। और उनका एक प्रमुख सिद्धांत था कि स्वर्ग ने इंसान को इंसान से ऊपर नहीं बनाया, ना ही नीचे बनाया, अर्थात सभी मनुष्य क्या है, समान है। लेकिन जो अगली पीढ़ी थी, वो पश्चिम के विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उनका मानना था कि राष्ट्रीय गर्व है, ये देशी मूल्यों पर निर्मित होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे विचारक हुए, जिनमें मियाके सेत्सुरे प्रमुख थे। इनका मानना था कि विश्व सभ्यता के हित में हर राष्ट्र को अपना खास हुनर का विकास करना चाहिए। अपने देश के लिए समर्पित होना ही विश्व को समर्पित होना माना जाना चाहिए। अर्थात धीरे धीरे जापान में विश्व नागरिकता की जो भावना है वो भी डेवलप हो रही थी। धीरे धीरे जापान में लोकतंत्र की मांग भी उठने लगी थी और बुद्धिजीवी चाहते थे कि जापान का आधार सेना न होकर लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसे ही एक विचारक थे उएकी एमोरी, जो फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। फ्रांसीसी क्रांति के जो मानवाधिकार और जन प्रभुसत्ता है, उसके वो प्रशंसक थे। उन्होंने आज़ादी का महत्व बताया। वे एक ऐसी उदारवादी शिक्षा के पक्ष में थे जो व्यक्ति को विकसित करे। उनका कथन था कि व्यवस्था से ज़्यादा कीमती चीज़ है आज़ादी। तो धीरे धीरे जापान में लोकतंत्र की मांग है वो भी उठने लगी और इन दबावों ने ही सरकार को संविधान की घोषणा करने पर बाध्य किया। अब हम चर्चा करते हैं जापान की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके ऊपर। इससे क्या हुआ कि जापान में जब व्यापार और वाणिज्य बढ़ा, शहरीकरण बढ़ा, इससे पारिवारिक जो व्यवस्था थी उसमें भी बदलाव आया। पहले जो परिवार होते थे वो संयुक्त परिवार होते थे। अब वहां पर जापान में एकल जो परिवार है उनका प्रचलन बढ़ने लगा। इसके अलावा जापानियों के द्वारा घर के लिए होमू शब्द का प्रयोग किया जाने लगा और ये होमू शब्द है, ये अंग्रेजी के शब्द से इसका निर्माण हुआ है, जहाँ केवल पति पत्नी रहकर साथ कमाते हों। इस प्रकार घरेलू उत्पादों और पारिवारिक मनोरंजनों की मांग उठने लगी और इन सब की पूर्ति के लिए बिजली के नए नए उपकरण बनने लगे, जैसे कि चावल पकाने का कुकर है, ब्रेड सेकने का टोस्टर है। इस प्रकार के नवीन जो सामान थे उनका प्रचलन बढ़ा। साथ ही अपना घर बनाने के लिए कंपनियों ने लोन देने की व्यवस्था की कि आप 200 येन जो जापानी मुद्रा है ये शुरुआती राशि जमा करवाओ और 12 येन प्रति मासिक किस्त पर आपको मकान उपलब्ध करा दिया जाएगा। और इसकी तुलना आप कर सकते हैं कि एक उच्च शिक्षा प्राप्त बैंक कर्मचारी की उस समय तनख्वाह हुआ करती थी 40 येन। तो वहां पर परिवारों का प्रचलन बढ़ा, एकल परिवारों का प्रचलन बढ़ा। अब हम चर्चा करते हैं मोगा शब्द की और सामाजिक परिवर्तन की। और यहाँ पर जो मोगा शब्द का प्रयोग किया गया है ये आधुनिक लड़की के लिए किया गया है। आधुनिक लड़की है उसको संक्षिप्त रूप से मोगा कहा जाता था, क्योंकि जापान में धीरे धीरे लिंग बराबरी की विश्वजनीन यानी जो कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति है उसका डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की विचारधारा का प्रभाव हो रहा था। देखिए यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन जो संस्कृति है उससे हमारा तात्पर्य है कि जहाँ पर अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के, अलग अलग देशों के जो लोग हैं वो एक साथ रह सके और विकसित अर्थव्यवस्था के विचारों का
इनको प्रतीक भी माना जाता था। और औरतों का उस समय कार क्लब हुआ करता था। ये उसकी एक पिक्चर है और ये इस बात का एक उदाहरण भी है कि जापान में किस प्रकार से औरतों को स्वतंत्रता दी गई थी। आधुनिक विचारों का किस प्रकार से वहां पर प्रभाव था, या हम कह सकते हैं कि पश्चिमीकरण का वहां पर विशेष प्रभाव था। देखिए, परिवहन के नए नए संसाधन आ गए थे। शहरों में बिजली की ट्रामें चलने लगी थी, जिससे आवागमन बेहतर हो गया था। ट्रामें एक बिजली से चलने वाली एक गाड़ी होती थी जिसमें विशेष प्रकार की पटरियां होती थी। 1878 तक हम देखते हैं कि सार्वजनिक बाग बनने लगे। जो दुकानें थी वो बड़ी दुकानें अर्थात डिपार्टमेंटल में तब्दील होने लगी। जापान में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, गिनबुरा, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो गिंजा और दूसरा शब्द है बुरबुरा। गिंजा है, ये एक टोक्यो में एक फैशनेबल इलाका था, उसका नाम गिंजा था। और बुरबुरा का अर्थ होता है बिना किसी लक्ष्य के घूमने वाला। तो ऐसे लोगों को कहा जाता था गिनबुरा, यानी वहां पर फैशन का डेवलपमेंट होने लगा था। और इसी प्रकार 1925 में जापान में पहला रेडियो स्टेशन खुला। महिलाएं फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पे काम करने लगी। फिल्मों का प्रचलन बढ़ा। फिल्मों का निर्माण बड़ी संख्या में होने लगा। बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उन्होंने फिल्मों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब हम चर्चा करते हैं आधुनिकता पर विजय पर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जापान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। देखिए, इस दौर में सत्ता है एक केंद्रित राष्ट्रवाद को वहाँ पर बढ़ावा मिल रहा था। जापान ने चीन और एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इसी को बढ़ाने के लिए उसने लड़ाई छेड़ी, जिसका परिणाम निकला सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने हिस्सा लिया और उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। और अमेरिका ने क्या किया कि जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में परमाणु बम गिरा दिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। असहमति जताने वालों पर जुल्म ढाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। ऐसे लोग जो युद्ध के पक्ष में नहीं थे उन्हें जेल भेज दिया गया। उस समय युद्ध का समर्थन करने वाली देशभक्ति संस्थाएं बनी। इस प्रकार के संगठन महिलाओं के भी बनने लगे। 1943 में जापान में एक संगोष्ठी हुई जिसमें जापान के सामने ये दुविधा थी कि वो आधुनिक रहते हुए भी पश्चिम पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अलग अलग विचारकों के अलग अलग मत आए। एक संगीतकार थे मोरोई साबुरो। इन्होंने माना कि जो संगीत है वो इंद्रिक उद्दीपन से निकलकर उसे आत्मा की कला के रूप में विकसित करना चाहिए। और वो मानते थे कि पश्चिम के संगीत का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि जापानी संगीत को आगे ले जाने के लिए इसे पश्चिमी वाद्य यंत्रों पर बजाया जाना चाहिए। इसके अलावा एक दर्शन शास्त्री थे निशितानी केजी। इन्होंने तीन पश्चिम धाराओं का मिलन बताया इस आधुनिकता को। पुनर्जागरण, जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में चर्चा की थी, प्रोटेस्टेंट सुधार अर्थात धर्म सुधार आंदोलन, और प्राकृतिक विज्ञानों का विकास। और उनका मानना था कि जापान जो उपनिवेश नहीं बना उसके पीछे वजह है जापान की नैतिक ऊर्जा। और ये शब्द इन्होंने जर्मन दार्शनिक राके से लिया है। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं कि 1945 में जब जापान की सेकेंड वर्ल्ड वार में हार हो गई थी, तो उस हार के बाद में वह वापस से विश्व के सामने एक आर्थिक शक्ति के रूप में कैसे उभरा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात जापान की हार हुई। जापान के दो प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, जिससे वहां पर भारी विध्वंस हुआ। अमेरिकी कब्जे के तहत जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया अर्थात सेना को समाप्त कर दिया गया और एक नया संविधान लागू किया गया। और इस संविधान के आर्टिकल 9 में राष्ट्र की संप्रभुता के रूप में युद्ध का इस्तेमाल वर्जित किया गया, यानी अब जापान कभी भी युद्ध नहीं करेगा। प्रमुख सुधार किए गए, क्या क्या सुधार किए गए, कृषि सुधार किए गए, व्यापारिक संगठनों का पुनर्निर्माण किया गया। जायबात्सु यानी जो बड़ी बड़ी व्यापारिक संस्था थी जिन पर विशिष्ट परिवारों का नियंत्रण हुआ करता था, ऐसी कंपनियों के एकाधिकार की पकड़ को खत्म करने की कोशिश की गई। राजनीतिक पार्टियों को पुनर्जीवित किया गया। 1946 में जो चुनाव है उसमें पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जापान ने तीव्र गति से अपना आर्थिक उत्थान किया, जिसे युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। अपनी भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का तेजी से पुनर्निर्माण हुआ। और इस सफलता के पीछे क्या कारण थे? सरकार, नौकरशाही और उद्योगों के बीच एक करीबी रिश्ता, ये प्रमुख कारण थे। इसके अलावा अमेरिका का समर्थन भी था और कोरिया और वियतनाम युद्ध से जापानी अर्थव्यवस्था को भी मदद मिली। देखिए, क्या होता है कि अमेरिका जब कोरिया और वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था तो उसने अधिकतर जो सामान है वो कहाँ से परचेज किए? जापान से परचेज किए। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े हैं, हथियारों के पुर्जे हैं या अन्य खाद्य सामग्री है, ये सब कहाँ से परचेज की? जापान से परचेज की। किसने? अमेरिका ने। जिससे जापान की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। और 1964 में आप जापान की उपलब्धि देख सकते हैं कि एक तो इसने टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया। इसके अलावा वहाँ पे जो बुलेट ट्रेन है उसको सिंकासेन कहा जाता है। ये 1964 में एक ऐसी ट्रेन बनाई जिसकी रफ्तार 200 मील प्रति घंटा थी।
इसका एक पूरा जाल बिछाया गया। वर्तमान में तो इसकी जो स्पीड है ये 300 मील प्रति घंटा है, लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन बनाई, जो जापान की आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के सामने अपनी पहचान मजबूत करने में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया। और ये जो जापानी उत्पाद है ये जापान की क्षमता और गुणवत्ता को दर्शाते हैं। लेकिन ये जो जापान का आर्थिक विकास था ये मुख्यतः उद्योगों पर टिका हुआ था, और इस औद्योगिकीकरण की वजह से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। अरगजी का जहर फैला जिससे कष्टप्रद बीमारियां हुई। मीनामाता का प्रभाव, ये कि 1960 के दशक में पारे के जहर का फैला हुआ, उसकी वजह से मीनामाता जैसी बीमारियों का प्रचलन बढ़ा। और इस प्रकार से 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हवा में प्रदूषण की समस्याएं जापान में बढ़ने लगी, और इससे नागरिक समाज आंदोलन हुए। जमीनी स्तरों पर दबाव बनाने वाले गुटों ने इस समस्याओं को पहचाना और हताहतों के लिए मुआवजे की मांग की, और इसका परिणाम यह निकला कि 1980 के दशक तक पर्यावरण विषय पर लोगों ने दिलचस्पी बढ़ी, और 1990 तक जापान में विश्व के कुछ सबसे कठोर पर्यावरण नियंत्रण अमल में लाए गए। यहाँ पर आप टोक्यो शहर को देख सकते हैं। ये विश्व युद्ध से पहले का टोक्यो शहर है, और ये विश्व युद्ध के बाद का टोक्यो शहर है। अब हम चर्चा करेंगे चीन के संबंध में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चीन का परिचय, गणतंत्र की स्थापना, चीनी साम्यवादी दल का उदय, एक नए जनवाद की स्थापना, साथ ही दर्शनों का टकराव, 1978 में हुए सुधार, और ताइवान के बारे में। देखिए, जब भी हम चीन का जो आधुनिक इतिहास है उसकी चर्चा करते हैं तो उसमें मुख्यतः हम तीन बातों का जो संघर्ष है वो देखा जाता है। एक तो चीन के द्वारा संप्रभुता की पुनः प्राप्ति, साथ ही विदेशियों के अपमान का अंत, क्योंकि ब्रिटेन के हाथों जो चीन की हार हुई थी इससे चीन का काफ़ी अपमान हुआ था, तो उस अपमान का किस प्रकार से अंत होता है। साथ ही समानता और विकास पाने के लिए जो संघर्ष है, यही चीन का आधुनिक इतिहास है। इसमें चीनी बहसों में तीन प्रमुख समूह माने जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं प्रारंभिक सुधार। ये प्रारंभिक जो सुधार हुए थे ये कांग योये और लियांग किचाओ के नेतृत्व में हुए थे, जिन्होंने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए पारंपरिक जो विचार हैं उनको नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे चीन में किस प्रकार से गणतंत्र की स्थापना होती है, सन यात सेन के नेतृत्व में। सन यात सेन है ये जापान और पश्चिम के जो विचार हैं इनसे काफ़ी प्रभावित थे। अंत में हम चर्चा करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो असमानताओं को खत्म करना चाहती थी और विदेशियों को खदेड़ना चाहती थी। यदि हम बात करें कि चीन के आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से होती है, तो चीन के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है पश्चिम से संपर्क से। और पश्चिम से जो पहली बार संपर्क हुआ था वो हुआ था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, जब जेसुइट मिशनरी हैं ये चीन में आए थे और इनके द्वारा पश्चिम विज्ञान से चीन को परिचित करवाया गया था। पश्चिम विज्ञान से तात्पर्य हो गया खगोल विद्या और गणित से। इसी के साथ ही चीन के आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है, और इसमें तीव्र गति आई थी जब ब्रिटेन चीन में व्यापार करना चाहता था। देखिए, ब्रिटेन है, इसको चीन से चाय चाहिए थी, दूसरा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। ये सब चीज़ें ये चीन से खरीदना चाहता था, लेकिन इसका भुगतान है इसको चांदी यानी सिल्वर में करना पड़ता था। तो बहुत सारी जो चांदी है इसका बहाव किसकी तरफ हो रहा था, चीन की तरफ हो रहा था। और इसे रोकने के लिए ब्रिटेन ने एक समाधान निकाला। इसने क्या किया कि भारत जो इस समय ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था वहाँ पर इसने जो अफीम उगाई जाती थी, और इस अफीम को ये क्या करता था, चीन में ले जाकर बेचता था। और इससे जो चांदी प्राप्त होती थी ब्रिटेन को, इसी चांदी से ये चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदता था। इस प्रकार से एक त्रिकोणीय व्यापार होने लगा। कैसे कि ब्रिटेन क्या करता कि भारत में अफीम उगवाता और उस अफीम को चीन में बेचता, और चीन से फिर वो चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदता। अब क्या होता है कि जो ब्रिटेन है चीन में जो अफीम बेच रहा था, इसकी वजह से चीन में इसका काफ़ी विरोध हुआ, और उस समय जो सत्ताधारी राजवंश था क्विंग राजवंश, उसके साथ में ब्रिटेन की लड़ाई होती है। देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्विंग राजवंश की चर्चा करते हैं। हिंदी में इसे छिंग राजवंश भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, या फिर इसे क्विंग राजवंश कहा जाता है। कई जगह आपको इसको मांचू लिखा हुआ मिलेगा, मांचू साम्राज्य। मांचू साम्राज्य क्यों लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि इनका संबंध मंचूरिया प्रांत से था चीन के, और इस सत्ताधारी की लड़ाई होती है ब्रिटेन से। अर्थात यहाँ पर ब्रिटेन और चीन के मध्य में लड़ाइयाँ होती हैं, और इन लड़ाइयों को अफीम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये दो युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध होता है ये 1839 से 42 के मध्य में होता है, और दूसरा युद्ध होता है 1856 से 60 के मध्य में। और इन दोनों युद्धों में जो विजय होती है वो होती है ब्रिटेन की, और एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है चीन को, नानकिंग की संधि। इस संधि के तहत क्या होता है, जो हांगकांग होता है ये हांगकांग ब्रिटेन को सौंपना पड़ता है, और ये ब्रिटेन के पास रहता है 1997 तक। उसके बाद में ब्रिटेन वापस से इसको किसको लौटा देता है, चीन को लौटा देता है।
देखिए इस युद्ध से क्या होता है कि जो किंग राजवंश है ये काफ़ी कमज़ोर हो गया और इसी वजह से चीन में सुधारों की मांग है वो उठने लगी। क्विंग राजवंश में जो सुधार हुए उसमें जो प्रमुख सुधारक हैं उसमें कांग यूई और लियांग किचाओ का नाम आता है और इनका मुख्य उद्देश्य था व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना। इसके लिए इन्होंने पारंपरिक जो चीन व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही चीन को एक आधुनिक प्रशासकीय ढांचे में ढालने का इन्होंने प्रयास किया। प्रमुख सुधारों की नीतियों की बात करें तो एक नई सेना का गठन, एक ऐसी सेना का गठन हो जो आधुनिक हथियारों और प्रशिक्षण से लैस हो। साथ ही इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया। आधुनिक ज्ञान विज्ञान पर आधारित नई शिक्षा नीतियों का निर्माण किया जाए। इसके लिए इन्होंने राजनीतिक सुधारों की भी मांग की। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत के लिए इन्होंने स्थानीय विधायकों का गठन पर इन्होंने जोर दिया जिससे संवैधानिक सरकार की स्थापना हो सके। इनके कुछ दीर्घकालीन लक्ष्य भी थे जैसे कि विदेशी शक्तियों के प्रभाव को किस प्रकार से कम किया जाए, साथ ही चीन को उपनिवेशीकरण से कैसे बचाया जाए जिससे चीन की संप्रभुता की क्या हो सके, रक्षा हो सके। देखिए चीनी लोग थे ये उपनिवेशीकरण से डरे हुए थे और इसका प्रमुख वजह थी भारत और पोलैंड। ये दो बड़े उदाहरण इनके सामने थे। इसी वजह से चीन डरा हुआ था कि कहीं यूरोपीय शक्तियों की वजह से भारत और पोलैंड की तरह चीन ना बर्बाद हो जाए। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पोलैंड की चर्चा करते हैं। पोलैंड का ब्रिटेन के द्वारा बंटवारा कर दिया गया था और इसी वजह से 1890 के दशक में पोलैंड का प्रयोग एक एक्शन यानी क्रिया के रूप में किया जाने लगा। जैसे कि एक बहुत ही फेमस वाक्य था उस समय बोलान। यहाँ पर बोलान का अर्थ हो गया कि हम आपका पोलैंड कर देंगे। पोलैंड कर देगा मतलब बंटवारा कर देंगे। तो यहाँ पर बंटवारा क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है। तो इसके रूप में पोलैंड का शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ये बंटवारा इतना फेमस हुआ था उस समय। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें भारत की बात करें तो देखिए भारत के बारे में 1903 में जो लियांग किचाओ होते हैं वो लिखते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे किसी दूसरे देश ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने बर्बाद कर दिया। वो कंपनी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी वजह से जो चीनी लोग हैं ये भारतीयों की आलोचना भी करते हैं और वो कहते हैं कि भारतीय अपने ही लोगों पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन की सेना में जो अधिकतर जवान थे वो भारतीय थे। और यदि हम बात करें अफीम के युद्ध की तो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने वाले भी चीन के खिलाफ अधिकतर कौन थे? भारतीय जवान ही थे। इसी वजह से जो चीनी लोग थे ये भारतीय लोगों की आलोचना करते थे और इन्हीं सभी वजह से इन सब सुधारों की क्या हुई, आवश्यकता हुई, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है कन्फ्यूशियसवाद की आलोचना। देखिए चीन का जो सबसे प्राचीन धर्म या दर्शन है वो कन्फ्यूशियसवाद है और इसके संस्थापक थे कन्फ्यूशियस, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है 551 से लेकर 479 ईसा पूर्व के मध्य में। और इन सुधारकों ने महसूस किया कि जो पारंपरिक सोच है इसको बदलना होगा और कन्फ्यूशियसवाद जो सामाजिक मानक तय करता है उस पर इन्होंने सवाल उठाए। अब देखिए क्या होता है, नए विचार सीखने के लिए या विषय जानने के लिए इन्होंने क्या किया कि छात्रों को विदेश भेजना शुरू किया और 1890 के दशक में बड़ी संख्या में चीनी छात्र हैं ये जापान और यूरोप गए, खास करके ब्रिटेन और फ्रांस में। वहाँ पर जाकर इन्होंने नए केवल नए विचार सीखे बल्कि जब चीन में गणतंत्र की स्थापना होती है तो इसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका भी निभाई। देखिए क्या है कि जापान है, इसके संबंध में हमने पढ़ा था कि ये पश्चिम से काफ़ी प्रभावित था और जापान ने पश्चिम से कुछ विचार लिए थे जैसे कि न्याय हो गया, अधिकार हो गया और क्रांति हो गया। और इन्हीं सभी विचारों को जापान से किसने लिया? चीन ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि जापान और चीन दोनों की भाषा जरूर अलग अलग थी लेकिन इनको जो लिखने की लिपि थी वो समान थी। तो चीनियों के लिए ये समझना आसान था। तो पश्चिम के जो विचार जापान ने अपनाए थे उन्हीं पश्चिमी विचारों का चीन ने जापानी अनुवाद है वो जापान से लिया। 1905 में एक प्राचीन परीक्षा प्रणाली थी उसको चीन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। क्यों समाप्त कर दिया जाता है? उसके पीछे एक वजह थी। देखिए क्या होता है कि 1905 में जापान और रूस के मध्य में एक युद्ध होता है और ये युद्ध होता है चीन की जमीन पर, चीन पर प्रभुत्व के लिए। इस युद्ध में जापान की विजय होती है और इस युद्ध के बाद में चीनी लोगों को महसूस हुआ कि ये जो परीक्षा प्रणाली है ये हमारे विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी का विकास है इसमें बाधा डाल रही है। कैसे डाल रही है? पहले इस परीक्षा प्रणाली के बारे में हम समझते हैं। देखिए क्या होता था कि चीन में अभिजात वर्ग यानी सत्ताधारी वर्ग में शामिल होने के लिए एक परीक्षा देनी होती थी और इस परीक्षा में 8 भाग वाला एक निबंध होता था, पाकुवेन के नाम से जाना जाता था और इस निबंध को शास्त्रीय चीनी लिपि में लिखना होता था।
परीक्षा के विभिन्न स्तर होते थे। 3 साल में 2 बार ये आयोजित होते थे। पहले स्तर की परीक्षा में लगभग 1-2% लोग ही पास हो पाते थे, 24 साल जिनकी उम्र हो, और वो पास होने के बाद में उनको कहा जाता था सुंदर प्रतिभा, अर्थात ब्यूटीफुल टैलेंट कहा जाता था उनको। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में शामिल होने का अवसर मिलता था। 1850 से पहले किसी भी समय लगभग 5,26,869 सिविल में और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। जबकि राजकीय पदों की बात करें तो इनकी संख्या केवल 27,000 थी। तो निचले दर्जे के जो डिग्रीधारी थे वो नौकरी पाने में असफल थे। और इसी वजह से, क्योंकि ये परीक्षा पूरी तरीके से चीनी साहित्य पर डिपेंड करती थी, तो लोगों का जो विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी का ज्ञान है वो अवरुद्ध हो रहा था, या हम कह सकते हैं कि विकास में बाधा डाल रहा था। और ये जो परीक्षा थी ये पूर्ण रूप से किस पर आधारित थी? चीनी साहित्य पर आधारित थी। इसी वजह से चीनी लोगों को विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी एजुकेशन है वो नहीं मिल पा रही थी, और यही कारण था कि ये जो परीक्षा है इनके विकास में बाधा डाल रही थी। और इस एजुकेशन प्रणाली की आधुनिक जो विषय है इसमें कोई प्रासंगिकता नजर नहीं आ रही थी, और इसी वजह से 1905 में इस प्रणाली को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं गणतंत्र की स्थापना, जो कि 1911 में हुई थी सन यात सेन के नेतृत्व में। देखिए, चीन का जो अंतिम राजवंश था क्विंग राजवंश, जिसे मांचू साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, इसको 1911 में समाप्त कर दिया गया। सन यात सेन के नेतृत्व में चीन की में गणतंत्र की स्थापना हुई, और इसी वजह से सन यात सेन को आधुनिक चीन का संस्थापक भी माना जाता है। वे लोकतंत्र के पक्षधर थे। उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में भी जाना था, और उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की थी। यहाँ पर सन यात सेन के 3 प्रमुख सिद्धांत थे, जिन्हें सन मिन चुई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो सन है इसका अर्थ हो गया राष्ट्रवाद, अर्थात जो मांचू वंश है और जो विदेशी साम्राज्यवाद है इनको हटाना। देखिए, ये लोग मांचू को भी विदेशी ही मानते थे, क्योंकि मांचू का संबंध मंचूरिया से था, और चीन में अधिकतर जो प्रजाति थी वो हान प्रजाति थी। इनका हान प्रजाति से कोई लेना देना नहीं था, ये अलग प्रजाति के लोग थे। इसी वजह से हान लोग इनको विदेशी मानते थे। यहाँ पर मिन का अर्थ होता है लोकतंत्र, यानी गणतांत्रिक सरकार की स्थापना करना, और चुई का अर्थ होता है समाजवाद, यानी पूंजी का नियमन करना और भू स्वामित्व में बराबरी स्थापित करना। ये जो 3 सिद्धांत थे ये सन यात सेन ने दिए थे। अब हम चर्चा करते हैं 4 मई का आंदोलन हुआ था 1919 में, उसके संबंध में। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में चीन को उसके खोए हुए प्रदेश वापस नहीं मिलते, और इसी वजह से जो शांति सम्मेलन हुआ था उसके निर्णय का चीनी लोगों ने विरोध किया। और उसकी वजह ये थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये विजयी देशों के सहयोगी भी थे, और इसके बावजूद इनको इनके खोए हुए प्रदेश वापस नहीं मिले थे। और इसी को लेकर चीन में आंदोलन हुआ, और ये धीरे धीरे एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाता है। और यहाँ पर लोगों ने आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए चीन को बचाना चाहा। इन लोगों ने मांग की असमानता को समाप्त करने की, साथ ही गरीबी को समाप्त करने की। इसके अलावा वे विदेशी लोग जो चीन के संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हुए थे उनको वहां से खदेड़ने की। इसी के साथ कुछ सुधारों की मांग हुई, जैसे कि सरल भाषा का प्रयोग हो, पैरों को बांधने वाली जो प्रथा है उनका अंत किया जाए, साथ ही महिलाओं की जो अधीनता है उसको खत्म की जाए, विवाह में बराबरी के अधिकार मिले। और इस परिणाम में 2 ताकतें उभरी, एक तो कुओमिंतांग और दूसरी थी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। कुओमिंतांग, इसकी स्थापना सन यात सेन के द्वारा की गई थी 1912 में। अब हम चर्चा करते हैं कुओमिंतांग का उदय और विफलता के संबंध में। देखिए, सन यात सेन की मृत्यु के बाद में कुओमिंतांग चियांग काई शेक इसका नेता बनता है, कुओमिंतांग पार्टी का। देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि जो आंदोलन हुआ था 4 मई 1919 का, इस आंदोलन में 2 ताकतें उभरी थी, एक तो केएमटी अर्थात कुओमिंतांग पार्टी, और दूसरी हो गई कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन जैसे ही कुओमिंतांग सत्ता में आते हैं उन्होंने साम्यवादियों का दमन करना शुरू कर दिया, साथ ही इन्होंने राष्ट्र का सैन्यकरण करने की कोशिश की। इसके अलावा इनके जो विचार थे ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी थे। कैसे? इनका मानना था कि महिलाओं को केवल घरों तक सीमित रहना चाहिए, और महिलाओं के लिए केवल 4 गुण बताए इन्होंने: सतीत्व, रूप रंग, वाणी और काम। ये 4 गुण है, इनका पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि इन्होंने महिलाओं के कपड़ों की लंबाई कितनी हो वो तक तय कर रखा था। देखिए, जो चियांग काई शेक हैं, इन्होंने जो 4 जरूरी चीज होती हैं उनको ही रेखांकित किया था अपने आंदोलन के दौरान। वो कौन कौन सी थी? एक तो कपड़ा, खाना, घर और परिवहन। ये जो 4 जरूरी चीज है इन्हीं को इन्होंने रेखांकित किया था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि कुओमिंतांग का जनाधार समाप्त हो जाता है, और उसकी वजह क्या थी इसकी विफलता की? एक तो इसका जो सामाजिक आधार था ये बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण था, केवल शहरी तक सीमित था, गांव में इनका कोई जनाधार नहीं था। इसके अलावा इन्होंने जो सन यात सेन के जो नियम थे
पूंजी नियमन और भूमि सुधार के जो कार्यक्रम थे कभी भी इन्होंने लागू ही नहीं किए। इसके अलावा किसानों की अनदेखी की और बढ़ती हुई असमानता पर कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसी वजह से जो केएमटी है, कुओमिंतांग है, ये क्या हो गई, असफल हो गई। इसके अलावा हमने चर्चा की कि इसका जो सामाजिक आधार था ये केवल शहरों तक था, ग्रामीण में नहीं था। और भी बहुत से कारण थे जिनकी वजह से जो कुओमिंतांग का जनाधार कम हुआ। एक तो था औद्योगिक विकास की धीमी गति, केवल गिने चुने क्षेत्रों तक ही सीमित थी। बहुत ही कम ऐसे क्षेत्र थे जिनमें औद्योगिक विकास हो रहा था। मजदूर वर्ग की बात करें तो 1919 में संघाई जैसे शहरों में 5 लाख संख्या वाले एक औद्योगिक वर्ग है मजदूरों का, वो उभर रहा था। लेकिन ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत कम थी जो आधुनिक उद्योगों में हो, जैसे कि जहाज निर्माण। ज़्यादातर आबादी ये व्यापारी, दुकानदार और नगण्य शहरी लोगों की थी। कामकाजी परिस्थितियों की बात करें, खास करके शहरी मजदूरों और विशेष करके महिलाओं की, तो इनको बहुत ही कम वेतन मिलता था। काम करने के जो घंटे होते थे बहुत ज़्यादा लंबे होते थे और कार्यस्थल की जो परिस्थितियाँ थी वो भी बहुत ज़्यादा खराब थी। धीरे धीरे कुछ सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था और इस व्यक्तिवाद की वजह से महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत जैसे विषय हैं उनके ऊपर भी चर्चा होने लगी थी। और इसी का परिणाम था कि 1902 में पिकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं का भी प्रचलन बढ़ा। खास करके एक पत्रिका थी लाइफ वीकली, इसके संपादक थे शाओ तोआफेन। इस पत्रिका का इनके द्वारा काफ़ी प्रभावशाली प्रकाशन किया गया। ये नए नए विचारों से चीनी लोगों को इन्होंने अवगत करवाया। साथ ही महात्मा गांधी और कमाल अतातुर्क, जो तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता थे, उनके बारे में भी चीनी लोगों को इन्होंने अवगत करवाया। और इस पत्रिका की लोकप्रियता का आधार आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1926 में केवल इसकी 2000 प्रतियां बिकती थी, जो कि 1933 तक आते आते 2 लाख हो गई। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं एक अमरीकी तुहरी वादक, ये काले अमरीकी थे, बक क्लेटन का। 1935 की बात है, संघाई की। क्या होता है कि बक क्लेटन है, ये एक अमरीकी नागरिक था और प्रवासी नियमों के तहत ये चीन में रह रहा था। चीन के अंदर एक होटल होता है, वहाँ पर ये तुहरी वादक था और अपनी वाद्य मंडली के साथ में वहाँ पर गायन कर रहा था। लेकिन कुछ गोरे अंग्रेज आते हैं और इनको मार पीट करके उस होटल से भगा देते हैं। जब ये देखता है कि वह स्वयं अमेरिकी है और उसके बावजूद उसके काले होने पर उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसी वजह से चीन के लोगों के प्रति इसकी जो भावनाएं थी उनके बारे में ये लिखता है कि मैं देखता हूँ कि किस प्रकार 20 से 30 चीनी लोग एक रिक्शा यानी एक ठेले को खींच रहे हैं। यदि अमेरिका होता तो इसके लिए या तो ट्रक का प्रयोग किया जाता या घोड़े गाड़ी का। और इसके बावजूद जो इनको मजदूरी मिल रही है वह बहुत ही कम है, केवल ये अपना पेट भर सकते हैं और रहने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं, बस इतनी ही इनको मजदूरी मिलती है। इसके अलावा एक रिक्शे वाले का चित्र है और इस चित्र को बनाया गया था लांजिया के द्वारा बनाया गया था, ये कास्ट चित्र है। इसके अलावा रिक्शा नाम का एक प्रमुख उपन्यास भी हुआ है लाओशे का, ये 1936 में इस उपन्यास का इन्होंने रचना की थी। ये एक चार्ट है जिसमें चीन में बढ़ती हुई महंगाई को दर्शाया गया है। देखिए 1937 में जिस कीमत पर एक जोड़ी बैल खरीदे जा सकते थे, उसी कीमत पर 1939 में केवल एक सुअर खरीदा जा सकता था। 41 में आटे की बोरी खरीदी जा सकती थी। 43 में यह हालत हो गई केवल एक मुर्गी। और 45 में केवल उससे 2 अंडे खरीदे जा सकते थे। 47 तक आप उससे कोयले का एक टुकड़ा खरीद सकते थे। 49 से उस कीमत में आप केवल एक पन्ना खरीद सकते थे। यानी जिस कीमत में आप 1937 में एक जोड़ी बैल खरीद सकते थे, 49 तक आते आते यह हालत हो गई कि उस कीमत में केवल आप एक पन्ना खरीद सकते हैं। और यही वजह थी कि चीन में साम्यवादी दल का उदय हुआ। पहले हम इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि किस प्रकार से चीन में साम्यवादी दल का उदय हुआ। देखिए क्या होता है कि 1937 में जापान और चीन का युद्ध चल रहा था और इस युद्ध में कुओमिंतांग है, ये धीरे धीरे पीछे हट रहा था। चीन कमजोर हो गया था और चीन के ऊपर गंभीर आर्थिक संकट आ गया था। 1945 और 49 में के बीच में कीमतें थी ये 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ रही थी, जिससे आम आदमी की जो जिंदगी थी वो पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी थी। इसके अलावा ग्रामीण जो चीन था उसके सामने दो बड़े संकट आ गए थे, तो पर्यावरण संबंधी, दूसरा सामाजिक और आर्थिक था। पर्यावरण संबंधी क्या था? बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़। सामाजिक आर्थिक क्या था? विनाशकारी इनकी जमीन प्रथा थी, ऋण, बहुत ही पुरानी प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार व्यवस्था। इस वजह से चीन में धीरे धीरे जो केएमटी थी, कुओमिंतांग पार्टी थी, उसका जनाधार कम होता जा रहा था और यहाँ पर जो चीन का जो साम्यवादी दल था, इसका धीरे धीरे उदय होता जा रहा था। साम्यवादी दल पर रूस की क्रांति का प्रभाव था और रूस की क्रांति के बाद में ही 1921 में साम्यवादी पार्टी यानी सीसीपी की स्थापना हुई। अब हम चर्चा करते हैं रूस की साम्यवाद की चर्चा भी करते हैं।
देखिए लेनिन और ट्रोट्स्की इनके द्वारा मार्च 1918 में कॉमिंटर्न यानी तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया। और इस तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का जो लक्ष्य था वो था कि शोषण को खत्म करने वाली एक विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं माओ से तुंग, इन्होंने क्या किया कि जो परंपरागत साम्यवाद था, जो मार्क्सवाद के ऊपर चल रहा था, उसके अनुसार क्रांति केवल शहरी मजदूरों के जरिए आएगी। लेकिन इन्होंने शहरी मजदूरों की जगह किसानों को अपना आधार बनाया और इन्होंने मार्क्सवाद से एक अलग रास्ता चुना। अब यदि हम बात करें तृतीय अंतर्राष्ट्रीय की, तो देखिए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय है, ये शुरुआत में तो काफ़ी लोकप्रिय हुई, काफ़ी लोगों का इनकी तरफ झुकाव हुआ। लेकिन ये सोवियत जो यूनियन थी उसके स्वार्थ में इसकी भेंट चढ़ गई और 1943 में कॉमिंटर्न को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। अब हम चर्चा करते हैं माओ से तुंग की रणनीतियाँ और सुधारों की। देखिए माओ से तुंग ने क्या किया, एक मजबूत किसान परिषद का गठन किया। माओ ने पहाड़ियों में सुरक्षित एक शिविर लगाए। इसके अलावा इन्होंने भूमि सुधार किए, जमीन पर कब्जा किया और उनका पुनर्वितरण के साथ एकीकरण किया। महिलाओं के अधिकारों की इन्होंने बात की, ग्रामीण महिलाओं के संघों को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, शादी के नए कानून बनाए, आयोजित शादियाँ, शादी के समझौते, खरीदने बेचने पर इन्होंने रोक लगाई और तलाक को इन्होंने आसान बनाया। इसके अलावा माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया, जिससे इन्होंने कोमिंतांग पर जीत हासिल की। देखिए माओ त्से ने क्या किया, जुनू में 1930 में एक सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य था नमक, सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की जो वस्तुएं होती हैं और स्थानीय संगठनों की जो ताकत है उनका परीक्षण किया, ताकि शोषण के स्तरों को समझा जा सके। और इस सर्वेक्षण से उन्होंने पता लगाया कि कितने किसानों ने अपने बच्चों को बेचा। चीन में उस समय 100-200 युआन में मजदूरी के लिए किसान अपने बच्चों को बेच देते थे। लेकिन माओ को यहाँ पर लड़कियों की बिक्री के कोई उदाहरण नहीं मिलते, जिससे हमें ये पता चलता है कि लैंगिक शोषण का अभाव था। मतलब लैंगिक शोषण तो नहीं था, केवल जो लड़के बेचे जा रहे थे वो मजदूरी की ज़रूरत के कारण बेचे जा रहे थे, गरीबी की वजह से बेचे जा रहे थे। और इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि गहन अध्ययन के आधार पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के तरीके पेश किए। अब हम चर्चा करते हैं लॉन्ग मार्च की। देखिए लॉन्ग मार्च है, ये 1934-35 में साम्यवादियों के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि कोमिंतांग है ये इनकी नाकेबंदी कर रहा था। इसी वजह से जो कम्युनिस्ट हैं, साम्यवाद है, इनको अपना आधार बदलना पड़ा। ये जो मैप है इसमें दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से ये लोग जूचिन से निकलकर और येनान पहुंचते हैं। ये लगभग इनकी 6000 मील की मुश्किल सफ़र था, जिसे इतिहास में लॉन्ग मार्च के नाम से जाना जाता है। माओ यहाँ पर येनान में पहुंचते हैं और अपने कार्यक्रम की घोषणा करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि युद्ध सामंतवाद का अंत होना चाहिए, भूमि सुधार लागू करना चाहिए और विदेशी साम्राज्य से हमें किस प्रकार से लड़ना है, उसके संबंध में इन्होंने अपने कार्यक्रम पेश किए। और इसका नतीजा ये निकलता है कि जो साम्यवादी हैं, कम्युनिस्ट हैं, इनको एक मजबूत सामाजिक आधार मिला और इसी वजह से ये कुओमिंतांग को हराने में सफल रहे। देखिए क्या होता है, कम्युनिस्टों के द्वारा 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम चाइना के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई 1949 में। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई। नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर सरकार बनी। 1953 में सामाजिक बदलाव किए गए। निजी कारखाने और जो भूस्वामित्व थे उनको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। चीन के विकास के लिए 1948 में माओ के द्वारा जो औद्योगिकरण की कोशिश की गई थी उसे लंबी छलांग के नाम से जाना जाता है। इसके तहत इन्होंने क्या किया था कि लोगों को प्रोत्साहन किया कि अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाएं और ग्रामीण इलाकों में इन्होंने कम्यून्स लागू किया। कम्यून्स क्या होता है कि जो छोटे छोटे किसान थे उनके पास में ज़मीन बहुत कम थी, तो आप अलग अलग खेती ना करके सामूहिक खेती करो, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव हुआ, चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो गई और ये एक तरीके से विनाशकारी साबित हुई। और इस वजह से क्या हो रहा था कि माओ का जो जनाधार था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो माओ ने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए जो क्रांति लाई, उसे जिसे हम सर्वहारा क्रांति कहते हैं, इसमें मुख्यतः क्या थे कि माओवादियों और जो व्यवहारिक सुधारक थे, लियू और शिया ओपिंग, इनके बीच में विचारों का टकराव था। माओ ने अपने आलोचकों को बंद करने के लिए रेड गार्ड्स की स्थापना की। माओ ने छात्रों और सेना का इस्तेमाल पुरानी संस्कृति और रिवाजों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए किया। और इसका प्रभाव क्या निकला कि पेशेवरों और छात्रों को जनता से सीखने के लिए इन्होंने गांव भेजा। इससे अर्थव्यवस्था, शिक्षा बुरी तरीके से क्या हुई, बाधित हुई। फिर क्या होता है कि 1978 में कम्युनिस्ट पार्टी का जो बागडोर है वो आती है, सिया ओपिंग के हाथ में आती है। और जैसे ही सिया ओपिंग के हाथ में पार्टी का नियंत्रण आता है, ये समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत करते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, जो कम्युनिस्टों की जो बंद अर्थव्यवस्था थी उसको समाप्त करके ये खुली अर्थव्यवस्था की ओर जाते हैं। बहुत ही नियंत्रित तरीके से
पूंजीवाद की भी क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। और इनके आधुनिकरण के 4 प्रमुख स्तंभ थे: विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा। लेकिन धीरे-धीरे क्या होता है कि चीन में लोकतंत्र की मांग उठने लगी थी, और इसका एक उदाहरण मिलता है 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर एक पोस्टर लगा मिला, जिसमें 5वीं आधुनिकता की मांग की गई। और ये 5वीं आधुनिकता क्या थी? लोकतंत्र। तो जगह-जगह चीन में विरोध प्रदर्शन हुए। एक ऐसा ही उदाहरण मिलता है हमें तियानमेन चौक में 1989 में। छात्रों ने अधिक खुलेपन की मांग की, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा इनको क्रूरतापूर्वक दबा दिया जाता है। और आज भी जो चाइना है, इस पर कम्युनिस्ट पार्टी का ही अधिकार है, इसी की सत्ता है। अब हम चर्चा करते हैं ताइवान की। देखिए, ताइवान के बारे में हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा था। देखिए, मैप में आप देखेंगे कि चाइना है, और ये जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, ये है ताइवान। ताइवान के संबंध में हमने पहले भी चर्चा की थी। 1894-95 में जब जापान और चीन का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में जापान की विजय हुई थी, और जापान ने ताइवान को अपना एक उपनिवेश बना लिया था। लेकिन 1943 में कायरो घोषणा पत्र के तहत वापस से ये क्षेत्र किसको मिल जाता है? चीन को मिल जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई। हमने चर्चा की थी कि 1949 में केएमटी, जो कुओमिंतांग पार्टी है, उसका शासन समाप्त हो जाता है चाइना में, और सीसीपी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आती है। लेकिन केएमटी के जो प्रमुख नेता थे, चियांग काई शेक, ये क्या करते हैं कि 1949 में चीनी साम्यवादी दल से पराजित होने के बाद लगभग 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर और बेशक कीमती कलाकृतियां लेकर ये कहाँ पर पहुंच जाते हैं? ताइवान। और वहीं पर ये चीनी गणतंत्र की स्थापना करते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि ताइवान है, ये जापान का उपनिवेश था। 1894-95 जब युद्ध हुआ था, उसके तहत इसे जापान अपना उपनिवेश बना लेता है। लेकिन कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोर्ट्समैन उद्घोषणा 1949 के माध्यम से चीन को इसकी संप्रभुता वापस मिल जाती है। देखिए, कुओमिंतांग जब यहाँ पर आते हैं, तो एक दमनकारी सरकार इन्होंने बनाई, बोलने की आज़ादी लोगों से छीन ली। 1947 में जो प्रदर्शन हुए, उसके बाद में कुओमिंतांग के द्वारा स्थानीय नेताओं की हत्या करवा दी गई। लेकिन इसके विपरीत इन लोगों ने, केएमटी ने, भूमि सुधार भी किए। सरकार ने भूमि सुधार लागू किए, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, और इस प्रकार से ताइवान की आर्थिक प्रगति हुई, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर था। इस प्रकार से इन्होंने अमीर गरीब का जो बीच का अंतर रहता है, उसको भी कम किया। 1975 में जब चियांग काई शेक की मृत्यु हो जाती है, तो धीरे धीरे यहाँ पर लोकतंत्र भी आता है। और ये अहम बदलाव होते हैं 1987 में होते हैं, जब फौजी कानून को हटा लिया गया था, और जो विपक्षी दल है उनको भी कानूनी मान्यता दी गई थी। इस प्रकार से स्वतंत्र मतदान की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू होती है, और ताइवानियों को भी सत्ता में लाने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। यदि हम वर्तमान परिस्थिति की बात करें कि चीन के साथ इनके कैसे संबंध है, देखिए, जो ताइवान है, इसको वर्तमान में चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। इसीलिए अधिकांश देशों के यहाँ पर केवल व्यापार मिशन है, दूतावास नहीं है। अभी भी एकीकरण का एक मुद्दा है मुख्य भूमि के साथ ताइवान का, ये विवादास्पद है। लेकिन खाड़ी पार अर्थात ताइवान और चीन के मध्य में व्यापार और निवेश में जो संबंध है वो सुधर रहे हैं। संभावना है कि यदि ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग न करे, तो चीन उसे एक अर्ध स्वायत्ता वाला क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर ले। और सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे कोरिया के बारे में। ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये कोरिया का मैप है, और वर्तमान में जो कोरिया है, इसका विभाजन हो चुका है 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा। ये वाला हिस्सा है, ये उत्तरी कोरिया कहलाया, और ये वाला हिस्सा है, ये कहलाया दक्षिणी कोरिया। पहले ये देश एक ही हुआ करता था, लेकिन 1945 में इसका अस्थायी विभाजन कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संक्षिप्त रूप से हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। देखिए, क्या होता है कि 1392 से लेकर और 1910 तक कोरिया पर अधिकार था जोसोन वंश का। जोसोन वंश का अधिकार था। फिर क्या होता है कि 1910 में यहाँ पर अधिकार हो जाता है जापान का, और ये रहता है 1945 तक। यहाँ पर जापान का अधिकार रहता है, और जापान है, ये कोरिया को अपना उपनिवेश बना लेता है। लेकिन 1945 में जब जापान की हार होती है, उसके साथ ही जो कोरिया है वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन इसके साथ में क्या होता है कि उत्तरी कोरिया है, ये तो नियंत्रण में चला जाता है सोवियत संघ के, सोवियत संघ के नियंत्रण में चला जाता है। और जो दक्षिणी कोरिया है, ये यूएन, हम या कह सकते हैं यूएसए के नियंत्रण में चला जाता है। तो यहाँ पर तो आता है पूंजीवाद, और यहाँ पर आता है साम्यवाद, और ये नियंत्रण रहता है 1945 से लेकर 1948 तक। लेकिन 1948 में जब दोनों की अलग अलग सरकारें बन जाती हैं, तो ये विभाजन जो अस्थायी था, ये क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है 1948 में।
और दोनों ही देशों में अलग अलग सरकारें बनती हैं। जहां उत्तरी कोरिया में तानाशाह की स्थापना होती है, वहीं दक्षिणी कोरिया में एक लंबे संघर्ष के बाद में लोकतंत्र की स्थापना होती है। तो इसी के संबंध में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आधुनिकरण की शुरुआत कैसे हुई और चुनौतियां। तो देखिए 19वीं सदी के अंत में क्या होता है कि कोरिया में जो जोसोन वंश है इसका शासन था 1392 से लेकर 1910 तक। लेकिन 19वीं सदी के अंत में क्या होता है कि कोरिया में आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबाव के कारण ये जो जोसोन वंश है ये धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। और ये बाहरी दबाव क्या था? चीन, जापान और पश्चिमी देशों का। इसी बीच कोरिया ने अपनी नीतियों में सुधार भी किया। कोरिया ने अपनी सरकारी संरचना, राजनीतिक संबंध और बुनियादी ढांचे में आधुनिकरण के लिए कई सुधार भी लागू किए। लेकिन 1910 में जापान के द्वारा कोरिया पर क्या कर लिया जाता है? कब्जा कर लिया जाता है और कोरिया को अपनी एक कॉलोनी बना लेता है। और इस प्रकार से 500 वर्षों से यानी 1392 से लेकर 1910 तक जो जोसोन वंश का शासन था कोरिया पर वो समाप्त हो जाता है। अब देखिए जापान जब कोरिया पर कब्जा करता है तो ये कोरियाई संस्कृति और नैतिक मूल्यों का दमन करता है। साथ ही जापानी भाषा और जो संस्कृति है वो इनके ऊपर थोपने का प्रयास करता है, जिसका जापानी लोग विरोध करते हैं। और इसी वजह से जो कोरियाई लोग थे वो नाराज भी थे जापान से, क्योंकि जापान उनकी संस्कृति और जो नैतिक मूल्य है उनका क्या कर रहा था? दमन कर रहा था। लेकिन 1945 में क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जापान है वो हार जाता है। और इसी हार के साथ में जो कोरिया है वो क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। और इस आज़ादी की वजह क्या थी कि कोरियाई लोग हैं ये जापानी शासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा इन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हुए। देखिए क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान या उसके बाद में कुछ सम्मेलन हुए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे कैरो है, याल्टा है, पोर्ट्समैन है। और इसमें सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में विश्व की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो उसके ऊपर चर्चा की गई। और इन्हीं सम्मेलन में विदेशी नेताओं के द्वारा कोरिया की आज़ादी की अपील भी की गई। और इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ में अगस्त 1945 में जापान पर कोरिया का जो अधिकार है वो समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार कोरियाई स्वतंत्र कार्यकर्ताओं के लगातार प्रयास की वजह से अगस्त 1945 में कोरिया क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो जापान से स्वतंत्रता के बाद में जो कोरियाई लोग हैं वो जश्न मना रहे हैं। अब देखिए 1945 में जब कोरिया आज़ाद होता है तो ये आज़ादी उनके लिए अल्पकालीन थी। अल्पकालीन कैसे थी कि दो बड़ी महाशक्तियाँ, एक तो सोवियत संघ और दूसरी आ जाती है अमेरिका, इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है कि 38वीं समानांतर रेखा के द्वारा कोरिया का विभाजन कर दिया जाता है। उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी कोरिया कहलाए और नीचे वाला जो दक्षिणी हिस्सा है ये दक्षिणी कोरिया कहलाए। उत्तरी वाला जो हिस्सा है इस पर सोवियत संघ का अधिकार रहा, जिसे वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं, उसका अधिकार रहा। और दक्षिण वाले हिस्से पर यूएन और इनडायरेक्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या रहा? अधिकार रहा। ये उसके द्वारा संचालित रहा और इसका प्रमुख उद्देश्य था जापानी सेना को भंग करना। लेकिन दोनों क्षेत्र इसके लिए हमेशा से क्या करते रहे? संघर्ष करते रहे। और 1948 में जब उत्तर और दक्षिण अलग अलग सरकार बनने लगी तो ये विभाजन जो अस्थायी विभाजन था ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। क्योंकि 1948 में ही उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों में ही अलग अलग सरकारें बनी। और इसी के साथ ये जो विभाजन था 1945 से लेकर 48 तक जो अस्थायी विभाजन था ये 1948 में आकर क्या हो गया? स्थायी विभाजन हो गया। और जो वर्तमान में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया अलग अलग देश हैं। यहाँ पर हम इस मैप की सहायता से देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाया उत्तरी कोरिया और ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाया दक्षिणी कोरिया। और इसे 38वीं जो समानांतर रेखा है उसके माध्यम से इसका क्या कर दिया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है। देखिए इस चैप्टर में हम मुख्यतः पढ़ेंगे दक्षिणी कोरिया के बारे में, लेकिन संक्षिप्त रूप से हम उत्तरी कोरिया का जो इतिहास है वो भी जान लेते हैं। देखिए 1945 से लेकर और 1948 तक जो उत्तरी कोरिया है ये सोवियत संघ के संरक्षण में रहा और यहाँ पर साम्यवादी राज्य की क्या होती है? स्थापना होती है। और 1948 में कोरियाई जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होती है और इसके जो पहले प्रधानमंत्री बने ये बने किम इल सुंग बने। और इन्हीं के नेतृत्व में 1950 से लेकर 53 तक उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य में युद्ध चलता है, जिसे हम कोरियाई युद्ध के नाम से जानते हैं। 1953 में दोनों के मध्य में संधि होती है और इस प्रकार से उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह बने वो बने किम इल सुंग हैं, ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह बने। और इनका जो टाइम पीरियड रहा ये 1953 से 94 तक रहे। बाद में इन्हीं के वंशज हैं किम जोंग इल, ये
उत्तरी कोरिया के तानाशाह बने और इनके समय में उत्तरी कोरिया का आर्थिक पतन भी हुआ, इनके समय में अकाल भी पड़ा और इनका शासन रहा 2011 तक। 2011 में किम जोंग है, ये उत्तरी कोरिया के तानाशाह बने और वर्तमान में भी इन्हीं का शासन है। इन्हीं के द्वारा परमाणु परीक्षण किए गए और उत्तरी कोरिया को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया गया। अब हम चर्चा करते हैं दक्षिण कोरिया की। तो देखिए, दक्षिणी कोरिया के जो पहले राष्ट्रपति बने वो बने सिंगमैन री और इनका शासन होता है 1945 से लेकर 60। लेकिन इन्होंने चुनाव में धांधली की, इसीलिए इनके खिलाफ एक क्रांति होती है, अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है 1960 में, और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद में जो दूसरे राष्ट्रपति बने ये बने पारक चुंग ही। ये 1961 में बने और 1979 तक ये दक्षिणी कोरिया के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे और ये भी एक तानाशाह रहे। इसके बाद में जो बनते हैं वो बनते हैं चुंडू हवन बनते हैं और इनका जो शासनकाल रहता है ये 1979 से लेकर और ये रहता है 87 तक। ये भी एक सैन्य पृष्ठभूमि से आते थे और इस प्रकार से 87 तक इनका कोरिया में क्या रहता है, शासन रहता है। फिर उसके बाद में एक और तानाशाह कोरिया में आते हैं, दक्षिण कोरिया में रो है तायो। इनका शासन रहता है 1987 से 1992 तक रहता है। इसके बाद में जाकर सही मायने में जो कोरिया है यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना होती है और पहले जो नागरिक नेता बने राष्ट्रपति वो थे किम यंग सेम। ये पहले नागरिक नेता थे जो कोरिया के राष्ट्रपति बने और इनका शासनकाल रहता है 1992 से लेकर 97 तक। और इसके बाद में लगातार जो दक्षिण कोरिया है स्वतंत्र रूप से सत्ता का क्या होता रहा, हस्तांतरण होता रहा। और इस चैप्टर में मुख्यतः हम चर्चा करेंगे दक्षिण कोरिया के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जून 1950 में उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में एक युद्ध होता है जिसे कोरियाई युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य कारण था दो महान शक्तियां, सोवियत संघ और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में छद्म युद्ध या हम कह सकते कोल्ड वार चल रहा था, जिसी का परिणाम था ये युद्ध, जहां पर दक्षिण कोरिया का समर्थन तो कर रहा था अमेरिका, कर रहा था संयुक्त राष्ट्र की जो सेना थी वो कर रही थी, जबकि जो उत्तरी कोरिया है इसका समर्थन कर रहा था कम्युनिस्ट चीन कर रहा था। परिणाम ये निकला कि जुलाई 1953 में 3 साल के बाद में युद्ध विराम होता है और एक समझौता होता है और कोरिया हमेशा के लिए क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला, युद्ध से न केवल जीवन संपत्ति का नुकसान हुआ बल्कि औपनिवेशिक काल में जो औद्योगिक सुविधाएं मिली थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई, नष्ट हो गई। महंगाई बढ़ी, मुद्रा और राष्ट्रीय खर्च के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं और विनाश के कारण जो दक्षिण कोरिया है इसको अमेरिका की आर्थिक सहायता लेनी पड़ती है और इस प्रकार से जो साउथ कोरिया की जो आर्थिक विकास है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। 1945 में जो कोरिया के पहले राष्ट्रपति बने थे वो सिंगमैन री थे। ये पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन इन्होंने क्या किया कि अवैध संवैधानिक संशोधन के जरिए अपना जो प्रशासन है वो बढ़ा लेते हैं, प्रशासन का जो कार्यकाल होता है, और इसी वजह से मार्च 1960 में जो चुनाव होते हैं इसमें ये धांधली करते हैं और एक बार फिर से कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और इन्हीं के विरोध में अप्रैल 1960 में क्या होते हैं, नागरिक विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं और ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे ये अप्रैल में हुए थे और इस घटना को कोरियाई इतिहास में अप्रैल क्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति के दबाव में आकर जो सिंगमन री हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। कोरिया में अल्पकाल के लिए एक बार से लोकतंत्र की स्थापना होती है लेकिन वापस से सैन्य तख्ता पलट हो जाता है और जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं पारक चुंग ही बनते हैं। देखिए क्या होता है, री के इस्तीफे के बाद लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार आंतरिक विभाजन के कारण जो नागरिकों की जो मांग थी उसको पूरा नहीं कर सकी। सुधारवादी शक्तियां छात्र आंदोलन ने एकीकरण की मांग की जिसे सेना के जो अधिकारी हैं उनका समर्थन नहीं मिला और यही वजह थी कि मई 1961 में तख्ता पलट होता है और पारक चुंग ही, ये एक सैन्य अधिकारी थे, ये कोरिया के क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं और एक बार पुनः दक्षिण कोरिया में तानाशाह की क्या होती है, स्थापना होती है। देखिए, पारक चुंग ही भले ही तानाशाह थे लेकिन इनके कार्यकाल में दक्षिण कोरिया में तीव्र औद्योगिक वृद्धि हुई, साथ ही इनको एक मजबूत नेतृत्व मिला। देखिए, अक्टूबर 1963 में सैन्य नेता पारक चुंग ही राष्ट्रपति बनते हैं और पारक प्रशासन ने आर्थिक विकास के लिए राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई। देखिए, पहले जो कोरिया की नीति थी ये आयात प्रतिस्थापन नीति थी। इस नीति के अंतर्गत क्या किया जाता था कि जो कोरिया की आवश्यकता है उसको कोरिया में उत्पादन किया जाता था लेकिन उसको निर्यात नहीं किया जाता था, जिससे क्या होती थी, कोरिया में जो उत्पादित सामान था उसकी गुणवत्ता कमजोर होती थी और ये नीति क्या रही, असफल रही। लेकिन जो पारक चुंग ही है
ये निर्यात उन्मुख नीति लेके आते हैं और इस नीति के अंतर्गत वो केवल अब कोरिया के लिए उत्पादन नहीं करेंगे बल्कि अन्य देशों को भी क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। और ये नीति इनकी काफ़ी सफल रहती है। इसके अलावा ये पंचवर्षीय योजनाएं लेके आते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तो सोवियत संघ के द्वारा 1928 में की थी। भारत ने भी इनको 1951 में लागू किया था और यह योजनाएं जो कोरिया में लेके आने वाले राष्ट्रपति थे ये थे पार्क चुंग ही थे। और सरकार की पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े जो कॉरपोरेट फर्म थे उनका समर्थन किया और रोजगार का विस्तार किया। जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की कि 1960 के दशक में कोरिया ने आयात प्रतिस्थापन जो औद्योगिक नीति थी उसको हटाकर निर्यात उन्मुख जो नीति थी उसको अपनाई। इसके अलावा इन्होंने हल्के उद्योग पर ध्यान दिया 1960 के दशक में, जैसे कि वस्त्र उद्योग, इन पर ध्यान दिया, जिससे कोरिया को तुलनात्मक लाभ हुआ और इससे कोरिया में प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिला। लेकिन 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के शुरुआत में इन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया। जो पहले हल्के उद्योगों पर इन्होंने ध्यान दिया था, वस्त्र आदि उद्योग पर, उसके स्थान पर इन्होंने भारी उद्योगों पर ध्यान दिया, जैसे इस्पात है, एलोहे धातु है, मशीनरी है, जहाज निर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अलावा इन्होंने रासायनिक उद्योगों पर भी ध्यान दिया और इस प्रकार से ये जो उद्योग थे ये कोरिया की आर्थिक विकास की दौड़ में महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में इनको चुना गया है। इसके अलावा पार्क चुंग हुंग के द्वारा एक और क्रांतिकारी योजना लाई गई थी, सिमोल आंदोलन 1970 में, जिसे हिंदी में हम कहते हैं नया गांव। इस योजना के तहत क्या किया गया, गांव और जो शहर थे इनके अंदर जो फर्क होता है उसको कम करने की कोशिश की गई और इसका उद्देश्य था निष्क्रिय और निराशावान जीवन में सक्रिय और आशावान बनाना लोगों को। यह जो आंदोलन है ग्रामीण लोगों को अपने गांव के विकास के लिए सशक्त बनाने से शुरू होकर औद्योगिक संयंत्रों और शहरी क्षेत्रों तक फैला। इस आंदोलन में क्या किया जाता था कि गांव को कुछ धनराशि दी जाती थी अपने विकास के लिए और जो गांव अच्छा विकास करेगा उसको प्रोत्साहन के तौर पे और अधिक राशि दी जाती थी। और ये जो मॉडल है इनका सिमोल आंदोलन, ये काफ़ी सफल रहा और अन्य जो विकासशील देश हैं उनके द्वारा भी इस मॉडल को अपनाया गया। अब हम चर्चा करते हैं कि कोरिया की जो ये आर्थिक वृद्धि हुई इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। देखिए, सबसे पहला जो कारण था वो था एक तो मजबूत नेता, प्रशिक्षित अफसर, आक्रामक उद्योगपति और सक्षम श्रम बल। इन सब का जो संयोजन था इसकी वजह से ये आर्थिक वृद्धि संभव हो पाई। दूसरा जो रीजन था वो था शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा, साक्षरता ने औद्योगिक विकास में योगदान दिया जिससे श्रमिक नए कौशल सीखने के लिए तैयार हुए। और तीसरा कारण था खुली औद्योगिक नीति। कोरिया ने अन्य देशों के जो उन्नत संस्थान है, तकनीक है, उनको अपने देश में लाने के लिए एक खुली आर्थिक नीति अपनाई जिसकी वजह से कोरिया की जो आर्थिक वृद्धि है ये संभव हो पाई। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो पार्क है ये 1971 में संविधान संशोधन के जरिए इन्होंने तीसरे कार्यकाल का चुनाव लड़ा और एक बार से 1971 में पुनः चुने जाते हैं। लेकिन अक्टूबर 1972 में ये एक संविधान लेके आते हैं जिसे यूसिन संविधान के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार से स्थायी जो अध्यक्षता है उसको इन्होंने संभव बनाया। देखिए, इस चुनाव में क्या किया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होगा और एक राष्ट्रपति को एक संस्था के द्वारा चुना जाएगा। साथ ही जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो भी असीमित कर दिया गया और राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए कानून के क्षेत्र में। इसके अलावा प्रशासन पर पूर्ण अधिकार दे दिया गया, वो किसी भी कानून को वीटो घोषित कर सकता है, आपातकालीन नियम जारी कर सकता है। इस प्रकार से जो पार्क है वो इस संविधान के माध्यम से तानाशाह बन जाते हैं, कहाँ के, दक्षिणी कोरिया के। इस प्रकार से कोरिया में लोकतंत्र का निलंबन हो जाता है और आर्थिक संकट शुरू हो जाता है। देखिए, राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार देने वाली प्रणाली के साथ देश में आर्थिक विकास में जो प्रगति आई थी वो लोकतंत्र अस्थायी रूप से क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। इसके अलावा एक और कारण था दूसरा तेल संकट। देखिए, पहला जो तेल संकट था यह आया था 1973 में। अधिकतर जो तेल का उत्पादन करते हैं वो अरब कंट्री करते हैं और इस समय इजराइल का अरब कंट्री के साथ युद्ध चल रहा था। इसीलिए जो अरब कंट्री हैं वो एक होकर इजराइल के जो सहयोगी देश थे उनको तेल देने के लिए मना कर देते हैं और यही वजह है कि पूरे विश्व में एक तेल संकट आ जाता है। तेल की कीमतें हैं ये 4 गुना बढ़ जाती हैं। दूसरा जो तेल संकट आया था ये 1979 में आया था। इसके अंतर्गत क्या होता है कि ईरान में एक इस्लामिक क्रांति आई थी और इस इस्लामिक क्रांति की वजह से जो शाह का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है और इसकी वजह से भी विश्व में जो तेल की कीमतें हैं वो 2 गुनी हो जाती हैं, जिसे वर्ल्ड में सेकंड तेल संकट के नाम से जाना जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि कोरिया की जो आर्थिक नीति है उनको काफ़ी बाधाएं झेलनी पड़ी क्योंकि कोरिया की जो नवीन नीति थी ये भारी और रासायनिक उद्योगों पर निर्भर करती थी और इनके लिए तेल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी और तेल की कीमतें इस्लामिक क्रांति के कारण दुगनी हो चुकी थी। तो एक वजह ये थी। दूसरा,
छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार ये जो यूसिन संविधान था इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और आपातकालीन उपायों के आह्वान से राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया गया। और इस प्रकार से क्या होता है कि अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग ही की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और इसी के साथ में जो पार्क शासन है इसका अंत हो जाता है। अब हम चर्चा करेंगे लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर जो कोरिया का आर्थिक विकास होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, पार्क की मृत्यु के बाद लोगों में लोकतंत्रीकरण की इच्छा बढ़ी, लेकिन ये अल्पकालीन रही। क्यों रही? क्योंकि दिसंबर 1979 में एक सैन्य नेता होते हैं चुंडू हवन, इनके नेतृत्व में वापस से कोरिया में क्या हो जाता है, तख्ता पलट हो जाता है। मई 1980 में चुन के इस सैन्य गुट के खिलाफ छात्रों और नागरिकों ने प्रमुख शहरों में लोकतंत्र की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए, जिसके जवाब में जो सेना है ये पूरे देश में मार्शल कानून लागू कर देती है। ग्वांगजू जो शहर है वहां पर छात्रों और नागरिकों के द्वारा मार्शल कानून को हटाने की मांग को जारी रखा गया, लेकिन चुन के सैन्य दल ने लोकतंत्र के जो समर्थक थे उनकी आवाज को दबा दिया गया, और इस प्रकार से यूसिन संविधान के तहत उसी वर्ष के अंत में चुंडू हवन को अप्रत्यक्ष चुनावों के माध्यम से राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और इस प्रकार से चुन प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए लोकतांत्रिक प्रभावों को सख्ती से क्या कर दिया, कुचल दिया। देखिए, क्या होता है कि चुन प्रशासन के दौरान जो तानाशाही तो आई, लेकिन इसके साथ साथ कोरिया में आर्थिक उछाल भी आता है। 1980 में जो कोरिया की जो विकास दर थी ये 1.7% थी। 3 वर्ष के बाद में ये 13.2% हो गई थी। साथ ही महंगाई भी कम हो गई थी। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार किए, साथ ही मीडिया की प्रगति को भी जन्म दिया। इन सुधारों के कारण नागरिकों में राजनीतिक अधिकारों के प्रति आत्म जागरूकता बढ़ी, जिससे वे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संविधान संशोधन की क्या करने लगे, मांग करने लगे। मई 1987 में पुनः एक जन आंदोलन होता है, और इसकी वजह क्या थी कि पुलिस यातनाओं से एक विश्वविद्यालय की छात्र की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, जिससे कोरियाई नागरिकों में गुस्सा फूट पड़ता है। और इस प्रकार से चुन प्रशासन ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार न केवल छात्रों ने बल्कि मध्यम वर्ग के नागरिकों ने भी भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। और इन प्रयासों के चलते हुए चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इससे कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय है वो शुरू हो जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कोरियाई लोकतंत्र की, और एक बार फिर से जो कोरिया में आर्थिक संकट आता है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अब हम चर्चा करते हैं 1987 के चुनाव और सैन्य शासन के अंत की। नए संविधान के तहत पहली बार 1971 के बाद में दिसंबर 1987 में राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लेकिन क्या होता है, विपक्ष की असफलता के कारण वापिस से एक सैन्य पृष्ठभूमि के नेता होते हैं रोह ताइवू, ये क्या होते हैं, चुनाव जीतने में सफल होते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो कोरियाई लोकतंत्र है इसकी प्रक्रिया जारी रही। बाद में कभी भी अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए, और निरंतर लोकतंत्र कोरिया में रहा 1987 के बाद में। कोरिया के एक बहुत ही बड़े नागरिक नेता होते किम यंग सेम। इन्होंने क्या किया कि 1990 में रोह की पार्टी से एक समझौता किया, और इस प्रकार से दिसंबर 1992 में पहली बार कोरिया में कोई नागरिक नेता है ये राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, और इनका कार्यकाल रहता है 1997 तक, 1997 तक। और इस प्रकार से उनके चुनाव के साथ सत्तावादी जो सैन्य शक्ति है इसका विघटन हो जाता है, और देश में पूरी तरह से लोकतंत्र की बहाली हो जाती है। इसी के साथ कोरिया में आर्थिक विकास भी होता है, और कोरिया की जो निर्यात नीति है उसके तहत सैमसंग, हुंडई और एलजी जैसी कंपनियों को सरकारी समर्थन दिया गया, जिससे ये कंपनियां वैश्विक स्तर पर पहुंच पाई। और इन कोरियाई कंपनियों के द्वारा पूंजी प्रधान जो व्यवसाय थे, रासायनिक उद्योग थे, इनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग थे उनमें भारी निवेश किया गया। और कोरिया में जो उदारीकरण आया, जिसे नव उदारवाद के नाम से जाना जाता है, 1996 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में शामिल होने के कारण बाजार अन्य देशों के लिए भी कोरिया में खोल दिए गए। लेकिन 1997 में कोरिया में विदेशी मुद्रा संकट आ जाता है, जिसे आईएमएफ संकट के नाम से जाना जाता है। और इसकी वजह थी एक तो व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, वित्तीय संस्थानों के खराब प्रबंधन, व्यापारिक जो संगठन थे उनके द्वारा बेईमान व्यापारिक संचालन के कारण जो कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है ये चरमरा जाती है। और 1997 में कोरिया में विदेशी मुद्रा संकट आता है, और इस संकट का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा इनको आपात वित्तीय सहायता भी दी जाती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तो सहायता दी जाती है, लेकिन जो कोरियाई नागरिक इनके द्वारा भी अद्भुत देशभक्ति का प्रदर्शन किया गया। कैसे कि इनके द्वारा गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट चलाया गया। कोरिया का जो नागरिक है ये विदेशी कर्जा चुकाने के लिए सक्रिय रूप से सोना इकट्ठा करने का उनके द्वारा अभियान चलाया गया, जिसे गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और नागरिकों के पुनः प्रयास, सरकारी नीतियों की वजह से देश इस संकट से उभरने में सफल रहा।
देखिए 1997 से लेकर 2012 तक कोरिया में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता रहा। पहली बार जो शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है ये होता है दिसंबर 1997 में। पहली बार ये शांतिपूर्ण तरीके से विपक्षी पार्टी के जो नेता थे किम डे जुंग उनके हाथ में सत्ता आती है। दूसरा हस्तांतरण होता है 2008 में। रूढ़िवादी पार्टी के जो नेता होते हैं ली माइंग बाक उनके चुनाव के साथ दूसरी बार कोरिया में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन होता है। और फिर 2012 में पहली राष्ट्रपति बनती है पार्क ग्यून हे। ये पार्क चुंग ही की बेटी थी और इनको जो राजनीति है ये विरासत में मिली थी। और 2012 में ये कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। लेकिन क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि ये जो पार्क है इनका एक मित्र है, ये गुप्त रूप से सरकारी मामलों का जो प्रबंधन है वो देख रहा है। 2016 में इसके खिलाफ कोरिया में कैंडल लाइट विरोध होता है। और 2017 में इनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है और इस महाभियोग के द्वारा उनको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है। और इस प्रकार से मई 2017 में मून जे इन के नेतृत्व में एक परिपक्व लोकतंत्र की स्थापना होती है। सत्ता का दोबारा से हस्तांतरण होता है और मून जे इन है ये राष्ट्रपति बनते हैं। 2016 के प्रदर्शनों ने दिखाया कि कोरियाई नागरिक कानून और संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर विरोध करते हैं, जो उनके लोकतंत्र की परिपक्वता को भी दर्शाता है। वर्तमान में हम बात करें तो कोरियाई लोकतंत्र आज आर्थिक विकास, नागरिकों की उच्च राजनीतिक जागरूकता का एक तरीके से ऋणी है। तो देखिए इस वीडियो में हमने जो कोरिया का जो इतिहास था उसके बारे में जाना। अब हम चर्चा करते हैं कि आधुनिकता के दो मार्ग अर्थात चीन, जापान, कोरिया और ताइवान, इनके द्वारा जो आधुनिकता प्राप्त की, इनके सभी के अलग अलग रास्ते थे। खास करके यदि हम बात करें जापान और चीन की, चीन ने जहां साम्यवाद को अपनाया वहीं जापान ने पूंजीवाद को अपनाकर इस आधुनिकता को प्राप्त किया। तो इस टॉपिक के ऊपर संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि औद्योगिक समाज है एक दूसरे जैसे बनने की प्रक्रिया में अपने अलग अलग मार्ग अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पे जापान, चीन, ताइवान और कोरिया का जब हम इतिहास देखते हैं तो किस प्रकार से अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में देश ने खुद को आधुनिक बनाया। जहां जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा, वहीं चीन को पश्चिम और जापान का जो साम्राज्यवाद है उसके कारण भारी उथल फुथल का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जापान की। तो देखिए जापान में जो आधुनिकरण आया ये अभिजात वर्ग और राष्ट्रवाद के ऊपर आया, जबकि इसके विपरीत यदि हम बात करें चीन में जो आधुनिकरण आया उसमें अभिजात वर्ग यानी राजा के प्रशासन को हटाया जाता है और आम नागरिकों के द्वारा आधुनिकरण आता है। जबकि हम जापान की चर्चा करते हैं तो इसमें जो आधुनिकरण आता है वो अभिजात वर्ग यानी यानी सम्राट के अधीन रहकर आता है। देखिए जापान ने अपनी पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल करने पर अपनी आज़ादी है वो बचाए रखी। यहाँ आधुनिकरण है ये कुलीन वर्ग के नेतृत्व में हुआ, जिसे एक आक्रामक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। जापान ने राष्ट्रवाद की दो दिशाएं अपनाई, एक तो वो एशिया को पश्चिमी प्रभुत्व से मुक्त कराना चाहता था, दूसरी तरफ जापान खुद के एक साम्राज्य का निर्माण करना चाहता था। मेजी स्कूलों की स्थापना की गई। जापान ने यूरोपीय और अमेरिकी पाठ्यक्रम को तो पढ़ाया, लेकिन साथ ही वहाँ के नागरिकों को नैतिक शास्त्र भी पढ़ाया और किस प्रकार से सम्राट के प्रति वफादार रहना है इसके ऊपर जोर दिया गया। और ये सुधार थे, इनका मुख्य उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था बल्कि निष्ठावान नागरिक तैयार करना था। यहाँ पर जापान है इसने पुरानी परंपराओं को पकड़े रखने और पश्चिम की नकल करने की बजाय विदेशी और देसी विचारों को मिलाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की। यदि हम बात करें चीन की तो इसमें साम्राज्यवाद और परंपरा का विरोध होता है। देखिए क्या होता है, पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद ने चीन की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया था। लोगों को युद्ध, सामंतवाद और गृह युद्ध का दुख सहना पड़ा। इसीलिए 19वीं और 20वीं सदी के अंत में चीन में परंपराओं को ठुकराया गया, क्योंकि लोगों को लगा कि जो परंपराएं हैं यही अविकसित और जनता के गरीबी का कारण है। और राष्ट्र की एकता और सुदृढ़ता को बनाए रखने के लिए अतीत को खत्म करने की चीनी लोगों के द्वारा एक लड़ाई लड़ी गई। चीन के साम्यवादी दल ने लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, लेकिन वास्तव में एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। देखिए जो साम्यवादी दल है इसने लोगों को अधिकार देने की बात की, लेकिन वर्तमान में जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है चीन में, ये एक दलीय सरकार है और इन्होंने एक केंद्रीकृत राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। साम्यवादी जो कार्यक्रम है इसमें पुरानी असमानताओं को हटाया गया, शिक्षा का विस्तार किया गया, लेकिन इस नई राजनीतिक व्यवस्था में भी दमनकारी नीतियां भी शामिल थी। देखिए जहां एक और जो पुरानी असमानताएं थी उनको हटाया गया, शिक्षा का विस्तार भी किया गया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में चीन में एक दमनकारी जो नीति है उसको भी शामिल किया गया। वर्तमान में केवल एक ही पार्टी की सरकार है, किसी और पार्टी को चीन में सरकार बनाने का अधिकार नहीं है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुक्ति और समानता के नारों के बीच में जनता में एक नई जागरूकता पैदा होती है।
कम्युनिस्ट पार्टी ने बाजार संबंधी सुधार लागू किए जिससे चीन आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में कामयाब हुआ। आज भी राजनीतिक व्यवस्था है ये कड़े नियंत्रण में है। समाज में असमानताएं बढ़ रही हैं और इस प्रकार से सदियों से दबी हुई जो परंपराएं हैं अब दोबारा से चीन में पुनर्जीवित हो रही हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने चर्चा की थी आधुनिकरण के रास्ते, और ये क्लास 11th की जो हिस्ट्री की बुक है उसका लास्ट चैप्टर था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अतिरिक्त आप हमें एक्स जो फॉर्मर ट्विटर है उसके ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।